तो हेलो मेरी फैमिली। जो एग्रोनॉमी का हमने 2 डे सीरीज चालू की थी कि 2 ही दिन में फर्स्ट सेमेस्टर की पूरी 6 महीने की पढ़ाई को अपन ख़त्म करेंगे, तो उसका आज अपना दूसरा दिन है। क्योंकि पहले दिन में हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार मैं थोड़ा से टॉपिक बता देता हूँ आपको कि यहाँ तक हमने कर लिया है, ये आपके टॉपिक है। और जिन भाइयों ने नहीं देखा उनसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जाएँ और पहला वाला पार्ट देखें और फिर ये पार्ट चालू करें। तो उसमें देखो ये आपका सिलेबस है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इसमें कंप्लीट। अगर अपन बात करते हैं टॉपिक्स की तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 48 दे रखे हैं, कुछ में 32 दे रखे हैं, पर ये दे रखे हैं अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी सिलेबस। ठीक है, अगर इसको अपन अपनी भाषा में देखते हैं कि फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी जो आपका चल रहा है उसमें क्या क्या है, तो टॉपिक आपके बचते हैं ये 10 टॉपिक। और इन 10 टॉपिक में हमने यहाँ तक पूरा पढ़ लिया है। हमने एग्रीकल्चर के बारे में पूरा पढ़ लिया, यहाँ से किस हिसाब से क्वेश्चन आता है वो सारा पढ़ लिया। एग्रोनॉमी की डेफिनेशन, स्कोप, इंपॉर्टेंस हमने पढ़ लिया है। सीड के बारे में पढ़ लिया, सीड डोरमेंसी एंड सीड सोविंग के बारे में पढ़ लिया। नर्सरी, टिलेज और प्लांट न्यूट्रिएंट्स जो हैं 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक या सूक्ष्म पोषक तत्व। आर्नोन और स्टाउट ने दिया, दोबारा आर्नोन ने दिया, निकोलस ने खोजा, 17वां पोषक तत्व निकल था। यहाँ तक हमने बहुत अच्छे से कर लिया। और ये टॉपिक अपना चल रहा था कि कुछ टेक्निकल इशू के कारण अपना कैमरा ऑफ हो गया था, तो आज के ये जो टॉपिक बढ़ जाए आज वो कर लेते हैं। ये जब पूरा हो जाएगा इन 2 वीडियोस के अंदर आपकी जो एग्रोनॉमी के किसी के 39 है, किसी के 48 है, किसी के 42 है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे आपके लेक्चर्स। तो शुरू करते हैं खाद और उर्वरक से। तो जिन्होंने नहीं देखा है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, जाके देख लो। और ये QR जो है इसको स्कैन करके आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, जहाँ से आपको PDF और पिछले 5 साल के पुराने पेपर प्लस गेस्ट पेपर आपको मिलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं अपन। ये देखो, ये इतना सारा जो मैटर है वो मैंने सारा पढ़ा दिया है, तो जिन्होंने नहीं देखा पहले जाके देखो एक बार। ये टिलेज वाला टॉपिक भी हमने कर लिया है, न्यूट्रिएंट्स वाला हमने कर लिया है, ठीक है। उसके बाद में ये आता है खाद वाला कि, और इसमें से क्वेश्चन कैसे आता है वो मैंने पहले बता दिया था, और मैं थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ। इसमें अगर छोटा क्वेश्चन आएगा अंतर वाला, तो इसमें आएगा खाद और उर्वरक में अंतर लिखिए। मैन्यूर्स और फर्टिलाइजर्स में खाद और उर्वरक में आपको क्या लिखना है, अंतर। खाद और उर्वरक में अंतर लिखना है, पहली चीज तो ये आ गई। दूसरा इसमें आ सकता है सांद्रित खादें और कार्बनिक खादें, कॉन्स्टिट्यूएंट जिनको बोलते हैं ना, सांद्रित खादें और कार्बनिक खादें, ठीक है। इसके अलावा अंतर इसमें आ सकता है आपके, अंतर पूछेगा तो जैसे पोटेशियम उर्वरक है उनमें और नाइट्रोजन उर्वरक में आ सकता है। इसके अलावा इसमें अंतर आ सकता है कि खाद बनाने की स्थूल कार्बनिक खादें और सांद्रित, स्थूल और कार्बनिक, स्थूल कार्बनिक खादें और सांद्रित कार्बनिक खादों में अंतर पूछ सकता है। और इसके अलावा अगर पूछता है इसमें तो पूछ सकता है कि जो स्थूल कार्बनिक खादें हैं उनको बनाने की, FIM बनाने की सबसे बेस्ट विधि कौन सी है, बेंगलोरा विधि कहाँ से विकसित हुई है, CN आचार्य ने कौन सी विधि दी है, महाराष्ट्र के नेडेप काका ने कौन सी विधि दी है, उनको संक्षिप्त में लिखिए। इसके अलावा बड़ा क्वेश्चन आता है तो आपको पूछ सकता है उर्वरक देने की विधियां या उर्वरकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स। अब वो इन पूछ सकता है, इन लिस्ट करके आपको पूछ सकता है पोटेशियम उर्वरकों का, हो सकता है नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स का आपका पूछ ले। तो सारा डिटेल से अपन पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है अपने पास कि खाद क्या होती है, डेफिनेशन की बात करते हैं। व्हाट इज मैन्यूर एंड व्हाट इज उर्वरक, फर्टिलाइजर। तो खाद क्या होती है देखो डेफिनेशन देखते हैं खाद की अपन, कि वे बाह्य कार्बनिक पदार्थ जो अपघटित होकर, वे बाह्य कार्बनिक पदार्थ, वे बाह्य कार्बनिक पदार्थ मतलब बाहर से आए ऑर्गेनिक मैटर जो क्या है अपघटित होकर, डिकम्पोज होकर, अपघटित होकर क्या करते हैं, फसल को क्या करते हैं, पोषक तत्व एंड न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व व खनिज तत्वों की पूर्ति करते हैं, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करते हैं। वे बाहर से आए हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऐसे ऑर्गेनिक पदार्थ जो डिकम्पोज होएगा, उसका अपघटन उसका होएगा, अपघटित वो होएंगे और फसल को क्या प्राप्त करेंगे, पोषक तत्व और खनिज पोषक तत्व देंगे, वो क्या कहलाएगी, खादें कहलाएगी। अब पढ़ते हैं इसको। कार्बनिक व प्राकृतिक रूप से निर्मित होती है, खादें जो होती है वो कार्बनिक और नेचुरल होती है, ठीक है। पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है, वह कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। सबसे महत्वपूर्ण यही है, जब आप ऑर्गेनिक मैन्यूर और फर्टिलाइजर में अंतर लिखोगे तब इनमें लिखोगे कि जो खादें होती है ना, खादें मैन्यूर्स, उनमें क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू है वो तो होती है कम, और जो ऑर्गेनिक मैटर है वो होता है ज़्यादा। किसकी तुलना में बात करें अपन, कंपेयर करें किससे, फर्टिलाइजर्स में। फर्टिलाइजर्स में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स वैल्यू तो होती है अधिक और जो कार्बनिक पदार्थ होता है वो होता है कम। अब इस चीज़ को आगे समझेंगे। गोबर गैस की जो खोज की है वो किसने की है, AL देसाई व TD विश्वास ने की थी। बायोगैस का संगठन अगर पढ़ते हैं अपन, ये क्वेश्चन छोटे क्वेश्चनों में आया हुआ है, तो इसमें क्या है, इसको CH4 गैस या मार्स गैस भी बोलते हैं, गोबर गैस भी बोलते हैं। इसमें 50 से 60% तो आपके CNG पाई जाती है, ठीक है। क्या पाई जाती है, मुख्य घटक जो इसका है CNG है,
उसके बाद अगर बात करें सेकंड CO2, तो CO2 इसमें पाई जाती है 30 से 40%, 30 से 40% CO2 पाई जाती है। H2 की बात करें तो 5 से 10% तक इसमें H2, और NO की बात करें अगर तो ये पाई जाती है 3 से 4%, ठीक है। H2S सूक्ष्म रूप से पाई जाती है। तो इसमें मेनली ये पूछते हैं कि बायोगैस का जो मुख्य संगठन है उसका मेन जो दो चीज़ है वो कौन कौन सी है, तो CNG है पहला, और दूसरा कौन सा है, CO2 है। आगे बात करते हैं खादों के प्रकार। खाद की डेफिनेशन मैंने आपको बताई दी है, ठीक है। खाद की क्या डेफिनेशन मैंने बताई कि बाहर से आई है वे कार्बनिक पदार्थ, वे ऑर्गेनिक मैटर जो डीकम्पोज जिनका होता है, डीकम्पोज होता है, फिर वो क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्लस मिनरल्स, ये दोनों किसको प्रोवाइड करवाते हैं, क्रॉप को या प्लांट्स को, वो क्या कहलाती है, खादें कहलाती है। और खाद की मैंने एक चीज़ बताई कि इनमें है ना न्यूट्रिएंट वैल्यू तो होती है लो, और ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो होता है अधिक। तो इनको दो भागों में बांटा गया है। पहला तो बांटा गया है स्थूल कार्बनिक खाद, स्थूल कार्बनिक खाद या बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर्स, और जो दूसरा बांटा गया है वो गया सांद्रित कार्बनिक खाद्य, कॉन्सिस्टेंट्स या लाइट ऑर्गेनिक मैन्योर, ठीक है। तो स्थूल क्या होती है, बुल्क का मतलब समझा आपने। कभी अपन कहते हैं दुकान पे कि बल्क में मेरे को सामान चाहिए, मतलब मेरे को बल्क में चाहिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए, तो खाद की मात्रा तो ज़्यादा हो जाएगी। देखो कार्बनिक पदार्थ अधिक होता है और पोषक तत्व क्या होता है, कम होता है। यही चीज़ मैंने बताई कि जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू है वो तो रहेगी कम, पोषक तत्व कम और ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा, उनको क्या कहेंगे, स्थूल कार्बनिक खाद। जैसे गोबर की खाद है, गोबर की खाद एक ट्रॉली आप गोबर भर के ले जा रहे हो तो उसमें देखो ऑर्गेनिक मैटर कितना हो गया, और उस गोबर से प्राप्त कितना होगा, 0.50, 0.25 और 0.50 NPK की मात्रा की अगर बात करें तो उस ऑर्गेनिक मैटर की तुलना में अपना जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा लो रहती है, इसलिए उसको बुल्क बोलते हैं, ठीक है। स्थूल कार्बनिक खाद है जैसे कि गोबर की खाद, FIM, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और हरी खाद। बात करते हैं अपन सेकंड नंबर पे अपना आ गया सांद्रित खादें। सांद्रित खादें क्या होती है, पोषक तत्व अधिक होता है, इनमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स तो होता है अधिक और कार्बनिक पदार्थ होता है कम, ऑर्गेनिक मैटर होता है कम, ठीक है। अपन कह सकते हैं लाइक जो आपकी सांद्रित खादें हैं वो उर्वरकों की तरह ही काम करेगी, फर्टिलाइजरों की तरह, क्योंकि उर्वरक का और सांद्रित खाद का एक गुण समान है, कौन सा, न्यूट्रिएंट वैल्यू अधिक और ऑर्गेनिक मैटर कम, राइट। आगे देखते हैं, जैसे हड्डी का चूरा, खड़ियां और रक्त चूर्ण, ये हो गया आपका। आगे देखते हैं स्थूल कार्बनिक खादों में पहली दी हुई है आपकी गोबर की खाद। पहली कौन सी दी हुई है, गोबर की खाद। गोबर की खाद या फार्म यार्ड मैन्योर, इसको इसलिए शॉर्ट में FYM बोलते हैं। F का मतलब फार्म यार्ड मैन्योर, ठीक है। गोबर की खाद से प्रथम वर्ष में 33% नाइट्रोजन, गोबर की खाद से 33% नाइट्रोजन फर्स्ट में, ठीक है। 70% फॉस्फोरस व 75% पोटेशियम प्राप्त होता है। आगे देखते हैं पोषक तत्व देखते हैं इसमें गोबर की खाद में। तो इसमें नाइट्रोजन रहती है 0.50 या 0.5 अपन कह सकते हैं, फॉस्फोरस इसमें रहता है 0.25 और पोटेशियम आपका रहता है 0.5। ये देखो अब इसमें पोषक तत्व बहुत कम मात्रा में है जबकि ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा मात्रा में, इसलिए ये किस में आ गई, बुल्क में आ गई। आगे देखते हैं इसकी विधियां दी हुई है कि गोबर खाद को तैयार करने की विधियां, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है। पहली दी हुई है पिट मेथड या गड्ढा विधि। इसमें 3 मीटर लंबा गड्ढा खोदते हैं, 2 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा गड्ढा खोदते हैं। उसमें गोबर की खाद को बनने में 5 से 6 माह में तैयार हो जाती है। जो पिट मेथड आपका गड्ढा विधि है उसमें 5 से 6 महीने में आपकी तैयार हो जाती है। दूसरी जो है, जो शॉर्ट क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है, खाई विधि या ट्रेंच मेथड। खाई विधि या ट्रेंच मेथड ये किसके द्वारा दिया गया, डॉक्टर CN आचार्य द्वारा, डॉक्टर CN आचार्य, डॉक्टर CN आचार्य। इन्होंने क्या दिया है, FIM बनाने की कौन सी विधि, ट्रेंच मेथड या खाई विधि। इसमें क्या करते हैं, 6 मीटर लंबाई की और 3 मीटर चौड़ाई की और 1 मीटर गहरी खाई खोदते हैं और उसमें गोबर खाद का निर्माण किया जाता है। अब इसमें देखो गोबर की खाद के बारे में दिया हुआ है, फसलों में प्रयोग हेतु 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर यूज करते हैं, सब्जियों में 20 से 25 टन, ठीक है। फसलों के लिए तो कितनी, 15 से 20 टन गोबर की है ना पर हेक्टेयर, और सब्जियों के लिए कितनी करते हैं, 20 से 25 टन। बात करते हैं बुआई के 3 से 4 सप्ताह पूर्व खेत में मिला देते हैं। गोबर की खाद को एक क्वेश्चन आता है न्यू टाइप में, छोटे क्वेश्चनों में, कि गोबर की खाद को कितने टाइम पहले बुआई से पहले खेत में मिला देना चाहिए, 3 से 4 सप्ताह पूर्व पहले मिला देते हैं। फिर आता है दूसरा कंपोस्ट खाद। कौन सा आता है भाई, कंपोस्ट खाद। कंपोस्ट खाद में पोषक तत्व देखो 0.50, 0.15 और 0.75। उसमें कितना था, 0.5, 0.25 और 0.50 या 5। ये था FIM का अपना FIM। अब अपने पास आया कंपोस्ट। का रहता है 0.5, 0.15 और 0.5,
राइट। ये हो गया एन, पी और के, समझ गए ना। अब इतना तो फर्स्ट ईयर में हो पूरा, अब 6 महीने की पढ़ाई एक साथ कर रहे हैं तो ज़्यादा मैं डिटेल्स में नहीं बताऊंगा, पर आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, मतलब शब्द के बारे में, सांद्रित क्या होता है, स्थूल क्या होता है, वो आपको पता होना चाहिए। लिखना कैसे है वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल दिया है कि इस तरीके से आपको लिखना है क्वेश्चंस में। तो वो एक स्किल होती है लिखने की, कि मैं मेरी बात को किस तरह रख रहा हूँ एग्जामिनर के सामने, लिमिटेड शब्दों में मैं किस तरह मेरी बात को इस तरीके से रखूँ कि उसको पूरी पूरी समझ में आ जाए कि कहना क्या चाह रहा हूँ मैं। तो वो अलग चीज़ है, अभी अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं कंपोस्ट बनाने की विधियां। एक ही पढ़नी है गोबर वाली में, तो सबसे महत्वपूर्ण CN आचार्य वाली, कौन सी, ट्रेंच विधि। अब आती है कंपोस्ट बनाने की विधियों में, पहली है बेंगलोरा विधि या बेंगलोर विधि। कंपोस्ट खाद तैयार करने की सर्वोत्तम विधि है, यहीं पे स्टार लगा लो। कंपोस्ट खाद बनाने की सर्वोत्तम विधि है कौन सी, बेंगलोरा विधि है। अवायवीय दशाओं में कंपोस्ट तैयार की जाती है, और यह CN आचार्य द्वारा दी गई थी। एक चीज यहाँ पे और क्लियर हो गई, चाहे गोबर की पूछे चाहे FIM की पूछे, चाहे गोबर FIM की पूछे या कंपोस्ट की, बेस्ट मेथड जो है वो एक ही वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है, कौन, डॉक्टर CN आचार्य। बात करें गोबर खाद या FIM तो उसमें दिया हुआ उसने ट्रेंच मेथड, और बात करें कंपोस्ट की तो उन्होंने दिया हुआ बेंगलोरा मेथड या बेंगलोर विधि, राइट। अब आगे चलते हैं। इसमें क्या होता है, दूसरी है इंदौर विधि। वायवीय अवस्था में 4 महीने में कंपोस्ट तैयार हो जाती है, लंबाई 10 फीट रखते हैं। ये विधि हार्वर्ड व यशवंत डी वार्ड ने, ए हार्वर्ड और यशवंत डी वार्ड, 2 वैज्ञानिक थे, उन्होंने दी इंदौर विधि। कौन से, ए हार्वर्ड और यशवंत डी वार्ड ने ये विधि दी। उसके बाद में आती है तीसरी विधि कंपोस्ट बनाने की, नेडेव विधि। कौन सी आती है भाई, नेडेव, जो कि किसने दी थी, महाराष्ट्र के नेडेव काका द्वारा विकसित की गई है। ये क्या पढ़ रहे हैं अपन, खादें। खाद भी 2 प्रकार की मैंने बताई, कौन सी, सांद्रित खाद और स्थूल कार्बनिक खाद। तो अपन पढ़ रहे हैं स्थूल का मतलब ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा, न्यूट्रिएंट्स कम। उसमें पहले पढ़ी FIM में 2 विधियाँ पढ़ी। खाई विधि सबसे महत्वपूर्ण थी जो CN आचार्य ने दी, ट्रेंच विधि। और FIM जो आपकी फार्म यार्ड मैन्यूर है उसमें अगर न्यूट्रिएंट्स वैल्यू की बात करें तो 0.50, 0.25 और 0.50। उसके बाद में हमने पढ़ा कंपोस्ट में हमने पहली विधि पढ़ी बेंगलोरा विधि CN आचार्य द्वारा। दूसरी हमने विधि पढ़ी इंदौर विधि जो ए हार्वर्ड व यशवंत डी वार्ड ने। अब तीसरी विधि हम पढ़ रहे हैं नेडेव विधि, जो कि महाराष्ट्र के कृषक काका नेडेव द्वारा विकसित है। 3 से 4 महीने में खाद तैयार हो जाती है। उधर गोबर की खाद तैयार हो रही थी 4 से 5 महीने में। गड्ढे की लंबाई 10 फीट, चौड़ाई 6 फीट व गहराई 3 फीट तक की इसमें रखते हैं। आगे देखते हैं, अब आएगा इसमें अच्छा पढ़ने लायक चीजें। ये आगे कंपोस्ट में देखो थोड़ी सी जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू है वो FIM से ज़्यादा होती है, 0.50 से 1.5 तक नाइट्रोजन। फिर बात करते हैं फॉस्फोरस की, तो फॉस्फोरस होता है 0.50 से 0.90 तक या 0.9 तक। बात करें पोटेशियम की तो वो होता है 1.2 से 1.4 तक, ठीक है। ये हो गया। अब देखो वर्मी कल्चर सबसे महत्वपूर्ण है, वर्मी कंपोस्ट। इस पे पहले से मैंने एक वीडियो डाल रखा है वर्मी कंपोस्ट के ऊपर, और ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जो अपन कहते हैं केंचुए को किसान का मित्र भी कहते हैं, ठीक है, फार्मर्स फ्रेंड भी इसको कहते हैं। वर्मी कल्चर किसको कहते हैं, केंचुए को कृत्रिम रूप से पालना वर्मी कल्चर कहलाता है। वर्मी टेक्नोलॉजी क्या कहलाती है, वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि जो है। और वॉरमेरी क्या होती है, केंचुआ पालने का स्थान। जो केंचुआ पालने का आपका स्थान है ना, इसके लिए भी केंचुआ पालने के लिए भी इसकी अलग अलग वेराइटीज आती है। कौन से क्लाइमेट में कौन सी सूटेबल रहेगी, कौन सा केंचुआ क्या ज़्यादा खाएगा, किस हिसाब का खाद बनाएगा, कितने दिन में बनाएगा, कौन सी विधि से बनाएगा, तो उसके ऊपर स्पेशली अपन बात कर चुके हैं पहले। अभी अपन बात कर रहे हैं वर्मी कंपोस्ट के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू है उसकी। तो नाइट्रोजन इसमें रहती है 1.5 से 2.5%, 1.5 to 2.5%। फॉस्फोरस इसमें रहता है 1.6 से 1.8%, और पोटेशियम इसमें रहता है 1 से लेकर 1.5% तक। ये याद रहना चाहिए सबको, ठीक है। अब देखते हैं वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए एपिजिक केंचुए का प्रयोग किया जाता है। केंचुए 2 प्रकार के होते हैं, एपिजिक और एंडोजिक। एपिजिक क्या होते हैं, जो 90% तक क्या खाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर खाते हैं, और 10% और चीजें। एंडोजिक क्या होते हैं, जमीन के अंदर रहते हैं और उनको ज्यादातर क्या चाहिए, और अपशिष्ट पदार्थ चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर को वो कम खाते हैं, ठीक है। एपिजिक केंचुए भूमि की ऊपरी सतह में रहते हैं, 90% कृषि अपशिष्ट व 10% तक खाते हैं। उदाहरण आइशिनिया फोइटिडा। ये जो आइशिनिया फोइटिडा है वो राजस्थान की जो प्रजातियां हैं, राजस्थान का जो क्लाइमेट है, राजस्थान के अंदर वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बेस्ट प्रजाति है आइशिनिया फोइटिडा। सीधा सा नाम आ जाता है। पहली बात तो एपिजिक काम में लेना है,
भाई वर्मी कंपोस्ट अपन बना रहे हैं, इसको वर्मी कल्चर कह रहे हैं, और इसके न्यूट्रिएंट वैल्यू ये हो गई, नाइट्रोजन हो गया 1.5 to 2.5%, फॉस्फोरस हो गया 1.6 से 1.8% और पोटेशियम हो गया 1 से 1.5%, 1.5%। ये क्लियर। अब इसमें आती है दो प्रकार के होते हैं, एपिजिक और एंडोजिक। अपने को काम कौन से लेना है? एपिजिक। एपिजिक में भी कौन सा? आइसिन या फोर्टिडा, राइट। आगे देखते हैं। मात्र शस्य फसलों हेतु 5 टन प्रति हेक्टेयर व सब्जियों में 7.5 टन प्रति हेक्टेयर वर्मी कंपोस्ट का यूज किया जाता है। वर्मी कंपोस्ट में गोबर की खाद की तुलना में 5 से 6 गुना नाइट्रोजन होती है। गोबर की खाद से 5 से 6 गुना ज्यादा नाइट्रोजन, 6 से 8 गुना ज्यादा फॉस्फोरस और 3 से 4 गुना पोटेशियम तथा 8 गुना ज्यादा एक्टिनोमाइसिटीज पाया जाता है। एक्टिनोमाइसिटीज सूक्ष्म जीव जो होते हैं ना, वो इसमें बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। और वो जब जाएंगे, जब हमने सोइल में एक चीज पढ़ी थी कि मृदा की फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को इंप्रूव वो कर देंगे। जब ये प्रॉपर्टीज इंप्रूव होएगी, उसमें पोरोसिटी सोइल में बढ़ जाएगी, रंध्रता उसमें बढ़ जाएगी, तो उसकी फर्टिलिटी जो है, उर्वरता जो है, वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। और जो मृदाएं फर्टिलिट है, वो प्रोडक्टिविटी भी उनमें पाई जाती है, उत्पादकता भी उनमें पाई जाती है। तो ये एक प्रश्न बहुत ध्यान रखना आप, मृदा उर्वरता और उत्पादकता में अंतर वाला, ठीक है। वर्मी कंपोस्ट तैयार करनी है तो अनुकूल दशाएं, छायादार स्थान चाहिए, 30% नमी छोड़ो, ये क्यारी का आकार। अब बात करते हैं हरी खाद का। ग्रीन मैन्यूर्स का नाम सुना है? हरी खादें। हरी खादें क्या होती है? पुष्पन अवस्था पे 40 से 50 DAS लिखा हुआ है, डे आफ्टर सोविंग, मतलब बुआई के 40 से 50 दिन, एवरेज बात करें तो 45 डेज आफ्टर सोविंग, 45 डेज आफ्टर सोविंग। DAS का मतलब ये है डेज आफ्टर सोविंग, ठीक है। पुष्पन अवस्था पे जब उनमें फ्लावरिंग होता रहता है, उस अवस्था पे, पुष्पन अवस्था में उनको क्या किया जाता है? खेत में मिला दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखो, सनई, ढेंचा, ग्वार और लोबिया, ये क्या है? आपकी ग्रीन मैन्योर्स के अंतर्गत आती है। सर्वोत्तम जो खाद होती है सनई की होती है। सनई, क्रोटोलेरिया जुन्सिया जिसका बोटेनिकल नेम है, क्रोटोलेरिया जुन्सिया सनई क्या है? सबसे बेस्ट ग्रीन मैन्योर में आती है। और हॉर्टिकल्चर में एक क्वेश्चन आता है कि सबसे बेस्ट फिलर प्लांट कौन सा आता है, पूरक पौधा, तो वो आता है पपीता। और यहाँ पे आती है ग्रीन मैन्योर्स में सबसे बेस्ट ग्रीन मैन्योर किस फसल की बनती है, तो वो बनती है सनई की, क्रोटोलेरिया जुन्सिया जिसका बोटनिकल नेम है। और 40 से 45 दिन बाद या पुष्पन अवस्था पे या हरी अवस्था पे उसको क्या किया जाता है? हेरो या कल्टीवेटर द्वारा भूमि के अंदर मिला दिया जाता है, जिससे उसकी नाइट्रोजन जो है वो भूमि के अंदर स्थिरीकरण हो जाती है। आगे देखते हैं। लवणीय व क्षारीय व जलमग्न मृदाओं हेतु ढेंचा की खाद सप्यूस से उपयुक्त रहती है। ढेंचा, सिस्बेनिया रोस्टेटा, क्या नाम है? सिस्बेनिया रोस्टेटा ढेंचा का नाम है। ढेंचा की एक वेराइटी है जिसकी तने पर भी गांठें पाई जाती है और वो अच्छी से अच्छी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है। एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है उसको सोइल के अंदर वो स्थिरीकरण कर देती है। राजमा एक ऐसी फसल है जो दलहन होने के बावजूद भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करती। राजमा जो आपकी है वो एक ऐसी फसल है जो लेग्यूम होने के बावजूद भी, इसमें लेग्यूमिनेशी होने के, दलहनी होने के बावजूद भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है। आगे देखो, ढेंचा, सिस्बेनिया रोस्टेटा ऐसी फसल है जिसके तने में नाइट्रोजन स्थिरीकरण पाई जाती है। अब आता है सांद्र खादें। कार्बनिक खादों में क्या क्या बताया? गोबर की खाद या FIM, कंपोस्ट और हरी खादें, ठीक है। अब आती है सांद्रित खादें। अब सांद्रित खादों में मैंने एक चीज कही थी कि सांद्रित खादें और उर्वरक कहीं ना कहीं एक गुण इनका सेम है। वो क्या है बेटा? इनमें न्यूट्रिएंट्स वैल्यू है वो अधिक होता है, तुलना में ऑर्गेनिक मैटर कम होता है, मतलब भार कम होएगा। खाद की नैनो यूरिया की बात करो, आप इतना सा नैनो यूरिया लाओगे, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स वैल्यू रहेगी, नाइट्रोजन वगैरह आप अच्छी तरीके से स्प्रे कर सकते हो, अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हो। पर इतना सा गोबर का खाद डाल के आप क्या पूरे 1 बीघा में नाइट्रोजन दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते, यही फर्क है। अब उस गोबर 1 बीघा में गोबर देने के लिए कितना सारा गोबर चाहिए अपने को नाइट्रोजन देने के लिए, तो वो ऑर्गेनिक मैटर बढ़ गया, मतलब बुल्क में चाहिए, उनको बोलते हैं बुल्क खादें, स्थूल खादें, ठीक है। यह है सांद्र खादें। अब सांद्र खादें 2 प्रकार की होती है। खलियां, सांद्र खादों में एग्जांपल देखा था हमने, खलियां, ब्लड मील वगैरह। खलियां 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है खाने योग्य, ईडेबल, और एक आती है अखाद्य, जिनको खा नहीं सकते, वो आती है नॉन ईडेबल। अब इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है बहुत अच्छा। खाद्य खलियां कौन कौन सी है? देखो, मूंगफली की खली, सरसों की खली, तिल की खली और कुसुम की खली। कुसुम की खली का अगर छिलका उतार देते हैं तो ही उसको पशुओं को खिला सकते हैं, बाकी तिल, सरसों और मूंगफली तो अपन खिलाते ही हैं वैसे भी। तो मूंगफली की खली में नाइट्रोजन पाया जाता है 7.3%, वेरी इंपॉर्टेंट। पोटेशियम पाया जाता है 1.53 और फॉस्फोरस पाया जाता है 1.53 और पोटेशियम पाया जाता है 1.3। उसके बाद में सरसों की खली में नाइट्रोजन परसेंट पाया जाता है 5.2%। उसके बाद में तिल में पाया जाता है 6.2, और सर्वाधिक जो खलियां हैं उनके अंदर सर्वाधिक नाइट्रोजन परसेंट है वो पाया जाता है कुसुम के अंदर 7.9%। छिलका रहित, देखो छिली हुई जो होती है ना,
उसको खाद्य खलियों में लेते हैं, और बिना छिली हुई आ गई तो उसको अखाद्य खलियों में, क्योंकि इसके कुसुम के छिलके में कुछ ऐसे हानिकारक रसायन पाए जाते हैं जो पशुओं को अगर खिलाते हैं तो उस पर विपरीत प्रभाव वो डालते हैं। ठीक है, अब आती है अखाद्य खलियाँ। अखाद्यों में अरंडी की खली आ गई। अरंडी की खली नहीं खिलाते हैं पशुओं को, इसमें 4.3% नाइट्रोजन होता है। नीम की खली 5.2% होता है, इसमें अजाडीरेक्टिन नाम का एक रसायन पाया जाता है जो आपके जो कीटरोधी है, कीट रसायनों का भी काम करता है। देखा है आपको कभी एलर्जी वगैरह होती है तो डॉक्टर कहते हैं नीम के साबुन से नहाओ, तो उसमें अजाडीरेक्टिन पाया जाता है जो क्या करता है, अपने जो कीट हैं या जो छोटे छोटे जीव हैं, बैक्टीरियाज हैं, उनकी वृद्धि को रोकता है। इसमें एक ये गुण पाया जाता है स्पेशली। महुआ की खली 2.5% नाइट्रोजन है, ये भी पशुओं को नहीं खिलाई जाती। करंज की खली 3.9% है। कपास की खली 4% है। कुसुम की खली 4.92% नाइट्रोजन। तो ये जो सारणी है इसका स्क्रीनशॉट आप ले ले, ये सारी सांद्रित खादों में आपके आ रही है। देखो अब देखो पॉइंट्स। सर्वाधिक नाइट्रोजन छिलके रहित कुसुम की खली में पाई जाती है। कितना सर्वाधिक नाइट्रोजन कितना 7.9% किसमें पाया जाता है, कुसुम में। और कुसुम खाने योग्य है कब, जब वो बिना छिलके के, मतलब छिलके रहित है, बिना छिलके के, बिना छिलके के, तब वो खाद्य में आएगी, वरना नॉन ईडेबल में आएगी। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं महुआ की खली में सेपोनिन पाया जाता है, जो इसलिए 2 माह पूर्व खेत में मिला देते हैं, जबकि अन्य खलियां 15 से 20 दिन पूर्व खेत में मिलाते हैं। राइट, अन्य जो खलियां 15 से 20 दिन पूर्व मिलाते हैं। अरंडी एवं नीम की खली में कीटनाशी का कार्य करती है, इन्हें खेत में बुआई से 10 से 20 दिन पहले डालते हैं। आ गया ना, नीम की खली कीटनाशी का। नीम में अजाडीरेक्टिन पाया जाता है 0.3% व तेल 40 से 50% पाया जाता है। ये आपकी खाद्य कंप्लीट हो गई। अब आते हैं उर्वरक। खाद और उर्वरक में अंतर जो पढ़ रहे थे, उर्वरक आएगा। फर्टिलाइजर क्या होते हैं, तो फर्टिलाइजर को अपन कह सकते हैं कि कृत्रिम रूप से या आर्टिफिशियल रूप से कल कारखानों या फैक्ट्रियों में तैयार किए गए ऐसे सांद्रित पदार्थ जो बहुत ज़्यादा मात्रा में या फसलों को न्यूट्रिएंट्स देने के काम में आते हैं। आर्टिफिशियल रूप से तैयार किए जाते हैं, रसायनों की सहायता से तैयार किए जाते हैं। यहाँ पे देखो, उर्वरक एक ऐसा रासायनिक पदार्थ होता है, केमिकल कंपाउंड होता है, जिसमें एक या एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रचुर मात्रा में होते हैं। ये कारखानों में तैयार किया जाता है। खादें क्या होती है, जबकि नेचुरल होती है। हमने एक चीज पढ़ी थी, कार्बनिक, ऑर्गेनिक और नेचुरल, 2 चीज पढ़ी थी खाद के अंदर, मैन्यूर के अंदर। फर्टिलाइजर में 2 चीज पढ़ रहे हैं क्या, एक तो है केमिकल और दूसरा आर्टिफिशियल रूप से कारखानों में तैयार किया जाता है, उसको अपन क्या कहेंगे, उर्वरक कहेंगे। अब बात करते हैं उर्वरक नियंत्रण अधिनियम कब बना था, 1957 में बना था। सबसे अधिक एसएसपी, सिंगल सुपर फास्फेट उत्पादक प्लांट्स किस राज्य में है, तो राजस्थान में क्या है, सबसे अधिक एसएसपी। और सबसे पहला जो था वो भी एसएसपी ही था, आर्टिफिशियल रूप से तैयार किया गया था वो। राजस्थान में नाइट्रोजन उत्पादक का प्लांट कहाँ है, तो कोटा में है। गाड़ेपान कोटा में, कोटा में तो नाइट्रोजन का है। और बात करें एसएसपी तो राजस्थान के अंदर बनाया जाता है, और पहला कृत्रिम उर्वरक था। सबसे अधिक एफआईएम का उत्पादन किस राज्य में होता है, कर्नाटका में। भारत में सबसे ज्यादा कौन से उर्वरक की खपत होती है, यूरिया की होती है, 80% से अधिक यूरिया सबसे ज्यादा खपत वाला है भारत के अंदर। आगे देखते हैं भाई, 3-4 टर्म्स हैं जो आपके डेफिनेशन वाले में आपको मिल जाएगी। पहली है फर्टिगेशन। फर्टिगेशन किसे कहते हैं, सिंचाई जल के साथ उर्वरकों का प्रयोग करना। अब इसके बाद में एक चीज आती है, सिंचाई जल के साथ उर्वरकों का प्रयोग। सिंचाई जल के साथ उर्वरकों का उपयोग। भाई मैं सिंचाई का पानी दे रहा हूँ, उस पानी के अंदर ही घोल के मैंने उर्वरक दे दिए। अब मेरे को एक चीज बताओ, उर्वरक जो दे रहा हूँ ये मेरा प्लांट है खेत में, अब इसमें मैं उर्वरक जो दे रहा हूँ तो मेरे को उर्वरक इसकी जड़ में दूंगा जब ज्यादा काम करेगा, या इसके पत्तों पे डालूंगा जब ज्यादा काम करेगा। फर्टिलाइजर अगर मैं दे रहा हूँ उर्वरक, तो इसके जड़ क्षेत्र में मेरे को देना पड़ेगा। कहाँ देना पड़ेगा बेटा, जड़ क्षेत्र में। और जड़ में मैं कब दे सकता हूँ, अगर मैं फव्वारे से सिंचाई करूंगा और फव्वारे के पानी में मैंने उर्वरक को घोल दिया, तो वो तो किस पे जाएगा, पत्तों पे जाएगा। राइट भाई, फव्वारा क्या करता है, आपका स्प्रिंकलर जो है वो क्या करता है, बरसात के रूप में पानी देता है, जबकि जो ड्रिप है वो क्या करती है, सीधी जड़ के अंदर जाके पानी देती है। चेक करना एक बार, सही चल रहा है। जो ड्रिप है वो क्या करती है, जड़ के अंदर। तो मैं कह सकता हूँ फर्टिगेशन की जो टर्म है उसके लिए सबसे बेस्ट है कौन, आपका बूंद बूंद सिंचाई विधि या ड्रिप। राइट, बूंद बूंद सिंचाई विधि या ड्रिप जो है वो बेस्ट है किसके लिए, फर्टिगेशन। फर्टिगेशन क्या होता है, सिंचाई जल के साथ उर्वरकों को मिला के देना, फर्टिगेशन कहलाता है। एक आता है हर्बिगेशन। हर्बिगेशन क्या होता है, जो आपके शाकनाशी है ना, शाकनाशी का मतलब समझ रहे हो, खरपतवारनाशी, वीडीसाइड, खरपतवारनाशी, उनको सिंचाई जल के साथ मिला के देना। अब मेरे को ये एक खेत है, ठीक है, ये यहाँ पे प्लांट्स लगे हुए हैं,
और बीच बीच में खरपतवार भी है, ये खरपतवार भी लगे हुए हैं। अब खरपतवार का मेरे को स्प्रे करना है, सिंचाई जल के साथ स्प्रे करूंगा तो अच्छा रहेगा। उसमें मैं सिलेक्टिव, नॉन सिलेक्टिव दो आते हैं। सिलेक्टिव ऐसे आते हैं, सिलेक्टिव वीडिसाइड आगे पड़ेंगे, जो सिर्फ खरपतवार को मारेंगे और अपनी जो मेन क्रॉप है उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उनको क्या बोलते हैं, सिलेक्टिव बोलते हैं अपन, राइट। तो इसमें मैं क्या करूंगा, फव्वारा विधि द्वारा अगर उस पानी के अंदर में शाकनाशी जो है ना, वीडिसाइड, वो मिला के मैं स्प्रे कर दिया, मैंने चला दिया, तो क्या वो जो पानी के अंदर क्या मिल गया, वो केमिकल मिल गया, और वो जब ऊपर से बिखरेगा तो सारे खरपतवारों को कवर कर लेगा। तो दो टर्म होती है, फर्टिगेशन और हर्बिगेशन। फर्टिगेशन के लिए बेस्ट है ड्रिप, क्योंकि सीधा जड़ क्षेत्र में अपने को खाद देने होती है, उर्वरक देने होते हैं, न्यूट्रिएंट्स देने होते हैं। जबकि हर्बिगेशन के लिए सबसे बेस्ट है कौन सा, स्प्रिंकलर या फव्वारा विधि, राइट। आगे चलते हैं, अब थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ते हैं इनको। नाइट्रिगेशन, सिंचाई जल के साथ एनहाइड्रस अमोनिया का प्रयोग करना। वैसे भी पता है एनहाइड्रस अमोनिया है, उसको अगर खुला छोड़ते हैं तो एटमॉस्फेयर में जो नमी है उसके संपर्क में आके वो गीला हो जाता है एनहाइड्रस अमोनिया, और सबसे ज़्यादा इसमें पाई जाती है नाइट्रोजन। विश्व में प्रथम निर्मित उर्वरक एसएसपी है, मैंने अभी बताया था, सिंगल सुपर फास्फेट, पहला आर्टिफिशियल रूप से तैयार किया गया उर्वरक है। नीम लेपित यूरिया, आजकल नीम लेपित यूरिया आने लगा है, नीम कोटेड जिसको बोलते हैं, नीम कोटेड यूरिया थोड़ा सस्ता भी आता है और इसमें कीटनाशी वाला गुण भी इसमें पाया जाता है। तो किसान की जो, जिसको अपन कह सकते हैं IPM, समन्वित जो पोषक न्यूट्रिएंट्स हैं वो इससे पूर्ण हो जाते हैं। नीम लेपित यूरिया 25 मई 2015 को लागू किया गया था। पौधों के द्वारा नाइट्रोजन का अवशोषण धनायन व ऋणायन दोनों में किया जाता है। अभी हमने जब प्लांट न्यूट्रिएंट्स वाला टॉपिक पढ़ा तो हमने पढ़ा था कि प्लांट न्यूट्रिएंट्स को किस फॉर्म में एब्जॉर्ब कर रहा है। तो आपका जो नाइट्रोजन है वो एक ऐसा था जिसको वो प्लस में भी ले रहा था अमोनियम के रूप में, नाइट्रेट के रूप में, माइनस में भी ले रहा था। धनायन और ऋणायन दोनों अवस्थाओं में पौधा एब्जॉर्ब कर रहा था। और एक और चीज़, ये अधिक गतिशील और कम गतिशील दोनों में आ रहा था, राइट। अमोनियम युक्त उर्वरक को चावल में मृदा के साथ अपचित क्षेत्र में देने से नाइट्रोजन उर्वरक ऑक्सीकृत क्षेत्र में डाला जाता है। अमोनियम को तो किस में देते हैं, अपचित क्षेत्र, अपचित क्षेत्र लीचिंग है ना, और ऑक्सीकृत क्षेत्र होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है, उसमें देते हैं उसको। पौधों में फास्फोरस की सर्वाधिक आवश्यकता वृद्धि एवं प्रारंभिक चरणों में जड़ों के विकास में होती है। न्यूट्रिएंट्स में पढ़ा हमने, फास्फोरस का सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, जड़ों का विकास। नाइट्रोजन का क्या होता है, वानस्पतिक वृद्धि। पोटेशियम का क्या होता है, रोग व कीटों से बचाव या रोग प्रतिरोधक क्षमता देना, या बीज की गुणवत्ता, सीड की जो क्वालिटी है उसको इंप्रूव करना। पोटेशियम, फास्फोरस रूट्स का फॉर्मेशन करना, जड़ों को बढ़ाना, और नाइट्रोजन वानस्पतिक वृद्धि करना, नोड जो इंटरनोड है उनकी लंबाई को बढ़ाना, ग्रोथ को बढ़ाना, हरापन पौधे के अंदर लाना, वो नाइट्रोजन के काम थे। आगे चलते हैं। सुफला, नाइट्रोजन फास्फेट के 20-20 ग्रेड का प्रचलित नाम है सुफला। सुफला नाम से एक उर्वरक आपको मिलेगा जिसमें क्या होगा, नाइट्रोजन और फॉस्फेट 20:20 में आपको प्राप्त होते हैं। बायो सुपर, रॉक फॉस्फेट प्लस स्तोरिक सल्फेट, ये इतना आपके नहीं पूछेगा। पर्णीय छिड़काव हेतु, ये महत्वपूर्ण है कि पर्णीय छिड़काव हेतु यूरिया के 2% घोल का प्रयोग किया जाता है, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। फॉस्फोरस उर्वरक देने से मृदा संरचना में सुधार होता है। फॉस्फोरस उर्वरक देने से सॉइल की जो स्ट्रक्चर है उसमें सुधार होता है। सॉइल स्ट्रक्चर 3 प्रकार की होती है, बायोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल। जब तीनों प्रकार से भौतिक, जैविक एवं रासायनिक दशाएं जब मृदा की सुधर जाती है तो मृदा ऑटोमेटिक उर्वर हो जाती है। और अपन जो खाद उर्वरक दे रहे हैं उनका भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से अपना क्या पर्पस होता है, सॉइल को फर्टाइल करने का, उर्वर बनाने का। क्योंकि मृदा अगर उर्वर रहेगी तो ही अपनी जो फसल है, जो पौधा है, वो अपना जीवन काल अच्छे से पूरा कर पाएगा और अपने को अच्छे से अच्छा उत्पादन दे पाएगा। आगे देखते हैं उर्वरकों की प्रकृति। अब इसमें मैं थोड़ा बहुत समझाऊंगा, बाकी ये PDF आपको भेज दूंगा। अगला टॉपिक शुरू करेंगे फिर। उर्वरकों की प्रकृति 3 प्रकार की है। नाइट्रेट उर्वरक जो क्षारीय होते हैं, NO3, ठीक है, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अमोनियम उर्वरक NH4, ठीक है, ये होते हैं अम्लीय प्रकृति के, pH इनका कम होता है। फिर आता है अमोनियम नाइट्रेट, ये भी होते हैं अम्लीय। तो एक जो है ना आपके नाइट्रेट वाले, जैसे मैं कहूँ कैल्शियम नाइट्रेट है या अमोनियम नाइट्रेट है, फिर ऑप्शन आ जाए आपके पास क्षारीय, अम्लीय, लवणीय या उदासीन, तो वो क्या रहेगा, क्षारीय। जिनके पीछे नाइट्रेट आ जाए ना, NO3 नाइट्रेट, वो किस फॉर्म में रहेंगे, क्षारीय फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं अब पोषक तत्वों की दक्षता, इफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। नाइट्रोजन है धान में 30 से 40 व अन्य में 40 से 50% तक चाहिए होता है। फॉस्फोरस है 20 से 25%, पोटेशियम है 70 से 75%। क्यों? पोटेशियम का मुख्य काम क्या है, कीट व रोगों से, या कह सकता हूँ मैं रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करना, या फिर मैं कह सकता हूँ सीड की क्वालिटी को इम्प्रूव करना। ये सारे किसके काम है, पोटेशियम के हैं। और एक और काम है इसका, रंध्रों का खुलना व बंद होना।
डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जो आपका प्रकाश संश्लेषण जो होता है उसकी क्रिया के लिए जो स्टोमेटा जो होते हैं क्लोज और ओपन जो होते हैं उसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से कौन नियंत्रित करता है, मैनेजमेंट करता है, उसका पोटेशियम करता है, राइट। आगे चलते हैं बेटा। परिवर्तनीय कारक, इसमें एक याद रखना, ये कार्बनिक पदार्थ को जब बदलते हैं ऑर्गेनिक मैटर को तो वो किस में करते हैं, 1 गुणा 1.724 1.724, ये याद रखना। बेलमैन कारक इसको बोलते हैं, बेलमैन फैक्टर बोलते हैं। फॉस्फोरस का अगर देखते हैं तो वो रहता है 0.43, राइट। आगे चलो, ये कोई नहीं पूछेगा। अब देखते हैं वर्गीकरण इनका, उर्वरकों का वर्गीकरण। पहले आता है सरल उर्वरक, ऐसे उर्वरक जिनमें केवल एक ही मुख्य पोषक तत्व होता है। अब आपको पता होना चाहिए मुख्य पोषक तत्व कौन से हैं, राइट। यूरिया और अमोनियम सल्फेट, यूरिया और अमोनियम सल्फेट दो ऐसे उर्वरक हैं जिनके अंदर एक ही मुख्य पोषक तत्व पाया जाता है, या तो पाया जाएगा नाइट्रोजन या फॉस्फोरस, जो भी है इनमें से एक ही पाया जाएगा, ठीक है। फिर आता है द्वितीयक उर्वरक या बेनरी, ऐसे उर्वरक जिनमें दो मुख्य पोषक तत्व होते हैं, हो सकता है NB हो, PB हो, या हो सकता है P हो और K हो, ठीक है। तीसरा आता है इसमें तृतीयक, ऐसे उर्वरक जिनमें तीन मुख्य पोषक तत्व पाए जाते हैं, अमोनियम पोटेशियम फॉस्फेट। अमोनियम पोटेशियम फॉस्फेट जो है वो कौन सा है, तृतीयक या जटिल प्रकार का है। आगे देखते हैं यौगिक या जटिल, कंपाउंड वाले कौन से हैं, ऐसा उर्वरक जिसमें कम से कम दो मुख्य पोषक तत्व होते हैं तथा जिसे दाने के रूप में बनाया जाता है। यह एक एकल उर्वरक का रासायनिक मिश्रण होता है, मुख्यतः कम से कम दो होने चाहिए उसके अंदर, कम से कम दो मुख्य जो आपके प्राथमिक पोषक तत्व हैं, दो मुख्य पोषक तत्व उसमें उपस्थित हों, उसको क्या बोलूंगा मैं, जटिल। उदाहरण के लिए नाइट्रोफॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट और डाइअमोनियम फॉस्फेट, ठीक है। आगे देखते हैं मिश्रित उर्वरक कौन से रहेंगे, दो या दो से अधिक उर्वरकों को मिलाकर बनाए जाने वाला उर्वरक। दो या दो से उर्वरक है उनको एक जगह कर दिया तो इसमें भी दो पोषक तत्व थे, इसमें भी दो, तो मतलब चार हो गई। मैं कह सकता हूँ दो से अधिक हो गए, दो से अधिक न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, या मैं कह रहा हूँ दो या दो से अधिक उर्वरकों को मिक्स कर दिया मैंने, ठीक है, उसको क्या कहूँगा, मिश्रित उर्वरक कहूँगा। यह एक एकल उर्वरक का भौतिक मिश्रण है। बाद में किया जाता है पूर्ण उर्वरक क्या होते हैं, कंप्लीट फर्टिलाइजर क्या होते हैं, जिस उर्वरक में तीनों मुख्य पोषक तत्व N, P और K, एक ही ऐसी खाद या एक ही ऐसा उर्वरक हो, फर्टिलाइजर हो जिसके अंदर तीनों पोषक तत्व पाए जाए N, P, K, तो उसको मैं क्या कहूँगा, कंप्लीट उर्वरक, ठीक है, कंप्लीट फर्टिलाइजर। अपूर्ण वाले कौन से हैं, अपूर्ण उर्वरकों में से कोई दो प्राथमिक पोषक तत्व पाए जाते हैं, वो अपूर्ण कहलाते हैं। न्यूनतम विश्लेषक हो गया जिसमें न्यूनतम विश्लेषक देखो किसे कहेंगे, लो एनालिसिस। लो एनालिसिस समझो, ऐसे उर्वरक जो प्राथमिक पोषक तत्व की कुल मात्रा, प्राथमिक पोषक तत्व NPK हैं, अब कोई ऐसी खाद जिसमें NPK तीनों की मात्रा मिला के ही उसमें 25% से कम है, तो मैं उसको क्या कहूँगा, लोअर, क्या कहूँगा, लो एनालिसिस। जैसे SSP में 16% होता है, सोडियम नाइट्रेट 16% नाइट्रोजन होता है, और सोडियम नाइट्रेट किस प्रकार का होगा, क्षारीय उर्वरक है। अभी मैंने बताया पहले, जिनके पीछे नाइट्रेट आएगा वो क्षारीय आएंगे, ठीक है। उच्च विश्लेषक कौन से होते हैं, देखो जिनमें 25% से अधिक हो, N, P और K, इन तीनों की मात्रा मिला के एक ही खाद उर्वरक के अंदर, एक ही उर्वरक के अंदर इन तीनों की मात्रा जब 25% से अधिक होएगी उसको मैं क्या कहूँगा, उच्च विश्लेषण या हाई एनालिसिस कहूँगा। जैसे कि यूरिया, पता है ना कितनी होती है, निर्जलीकृत अमोनिया, एनहाइड्रस अमोनिया जिसको कहते हैं ना, सर्वाधिक नाइट्रोजन इसी में पाई जाती है, वही 82.2% एनहाइड्रस अमोनिया में। DAP में 18% नाइट्रोजन और 46% फॉस्फोरस। तो देखो NPK ये क्या है, मुख्य पोषक तत्व हो गए, और अपन बात कर रहे हैं किसकी, यहाँ पे देखो हाई एनालिसिस, और हाई एनालिसिस में किसको कह रहा हूँ, जिसमें NPK इन तीनों को मिला के 25% से ज़्यादा हो, उनको मैं हाई कह रहा हूँ, ठीक है, हाई एनालिसिस कह रहा हूँ। अब इधर देखो DAP में 18% तो हो गया क्या, नाइट्रोजन, और इसके अलावा क्या हो गया, 46% हो गया फॉस्फोरस। तो N और P आ गए इसमें, चल कोई बात नहीं, K इसमें नहीं है, पर ये दोनों मिला के 25% से ज़्यादा हो रहे हैं ना, हो रहे हैं ना, तो ये किस में आएगा, हाई एनालिसिस में आएगा। डन। आगे देखते हैं उर्वरक ग्रेड, इसको छोड़ते हैं। क्लोराइड वाले उर्वरक, सल्फेट, ये सारे मैंने पहले से पढ़ाए हुए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स में भेज दूंगा। अब जो बड़ा क्वेश्चन आता है वो यहाँ से आता है, उर्वरक उपयोग की विधियाँ। अब बैठ जाओ, लाइब्रेरी में बुला लूंगा मैं, ठीक है ना। क्लास थोड़ी लेनी है कुछ, ठीक है आप करो, मैं बुला लूंगा ना कंप्लीट होते। उर्वरक उपयोग की विधियाँ, ये इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बड़े क्वेश्चनों में आता है ये, कि फर्टिलाइजर्स जो हैं उनको किस हिसाब से दिया जाता है, कौन कौन सी इनकी विधियाँ हैं। देखो कुछ बच्चे ये भी कह रहे थे अपनी क्लास से थोड़ी बोरिंग होती है, तो यार देखो पढ़ते टाइम पढ़ते है ना, जिस टाइम पढ़ रहे हो उस टाइम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई चाहिए। हंसी मजाक का टाइम भी आएगा, बहुत कर लेंगे अपन, तुमसे बहुत ज़्यादा हंसी मजाक में करता हूँ,
और कर भी लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी अपन पढ़ लेते हैं, क्योंकि यार थोड़ा सा सीरियस आपको होना पड़ेगा, बिकॉज 6 महीने की पढ़ाई जो है ना अपन वो 2 से 3 घंटे में करना चाह रहे हैं। और वो इसलिए चाह रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ उसमें ना तुम्हारी गलती है ना मेरी गलती है ना आपके गार्जियंस की गलती है, क्योंकि जो कॉलेजें हैं, कुछ कॉलेजों में तो है कि प्रोफेसर इस हिसाब से पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा या कुछ में है ही नहीं, तो आप खुद भी इतना नहीं पढ़ सकते। पर ये अगर हल्का हल्का मैं आपको समझा रहा हूँ चीज़ें कि इस हिसाब से लिख के आनी है, इस हिसाब से पेपर आएगा, ये प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, ये गेस पेपर है, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, और ये आपके टॉपिक्स में अभी इतना टाइम है नहीं, क्योंकि मेरे खुद के 3 से 4 एग्जाम है एसआरएफ वगैरह के, ठीक है। तो मैं आपको एक एक टॉपिक करवाऊँ, बाकी करवाऊंगा ऐसी बात नहीं है, कुछ टॉपिक्स मैंने करवा भी रखे हैं कुछ सब्जेक्ट्स के, जैसे हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर के पूरे टॉपिक कर लिए, फिर उसकी 1 शॉट क्लास कर ली, फिर उसके 2015 से लेकर 2022 तक के पेपर सोल्व कर लिए, और आज मैं है ना हॉर्टिकल्चर का गेस पेपर भी दे दूंगा। और इन 5-6 जो चीज़ें मैंने की है प्लेलिस्ट, उससे बाहर अगर एक सिंगल क्वेश्चन आ जाए ना, सिंगल क्वेश्चन, तो आप मेरे को मैसेज कर देना या उसके स्क्रीनशॉट लेके फोटो भेज देना मेरे को कि सर आपने जो ये 9 वीडियो दिए थे इनसे बाहर आ गया है मेरा हॉर्टिकल्चर में, मेरा ये क्वेश्चन रह गया है, ये मेरे सब्जेक्ट बैक आ गई है, उसकी जो बैक की या ड्यू की जो फीस है वो पूरी मैं भर दूंगा, ठीक है। पर मेहनत आपको करनी पड़ेगी, मैं सिर्फ आपको दिशा दे सकता हूँ, आपको रास्ता बता सकता हूँ, चलना आपको खुद को पड़ेगा, ठीक है। तो बात करते हैं उर्वरक फर्टिलाइजर एप्लीकेशन मेथड्स की, और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हॉर्टिकल्चर में भी आपको मिल सकता है, एग्रीकल्चर में मिल सकता है, और सोइल साइंस में भी ये चीज़ कवर होती है, ठीक है। पहली है टॉप ड्रेसिंग। कौन सी है? टॉप ड्रेसिंग। खड़ी फसल में उर्वरकों का प्रयोग करना, खड़ी फसल में उर्वरकों का प्रयोग करना क्या कहलाता है? टॉप ड्रेसिंग। नाइट्रोजनिक उर्वरकों का मुख्यतः उपयोग करते हैं इसमें, जैसे कि यूरिया। देखा होगा, मैंने भी वीडियोस डाल रखे हैं, यूरिया आप ऐसे कट्टा ले लिया या बाल्टी हाथ में ले ली, और फसल पे जब पानी पिलाते हैं उससे पहले, ठीक है, अपन क्या कर रहे हैं, भुरकाव कर देते हैं, ऐसे खड़ी फसल पे छांट देते हैं हाथ से पकड़ के, तो उसको क्या कहेंगे अपन? टॉप ड्रेसिंग। दूसरा आता है बेटा यहाँ पे बेसल डोज। क्या आता है? बेसल डोज। बुआई से पूर्व या बुआई के समय उर्वरकों को खेत में प्रयोग करना, मुख्यतः फास्फोरस व पोटेशियम उर्वरकों का इसमें प्रयोग किया जाता है, जैसे एसएसपी, डीएपी और एमओपी। एसएसपी, डीएपी और एमओपी। इसका सीधा सा मैं उदाहरण आपको बताऊं, मुख्यतः फास्फोरस। फास्फोरस का क्या काम होता है? जड़ों का। तो जड़ों का मैं पौधा उगने के बाद तोड़ दूंगा, उगने के साथ दे सकता हूं इसको। और पोटेशियम, ठीक है, ये 2 उर्वरक हो गए। नाइट्रोजन का तो मैंने बता दिया, टॉप ड्रेसिंग ऊपर से छिड़क के ऐसे करके। उसके बाद में आता है आपका बेसल डोज। बेसल डोज में आपने देखा होगा जैसे अपनी सीड्रिल चलती है, उससे पहले या तो अपन सीड्रिल में खाद डाल देते हैं, एसएसपी, डीएपी या एमओपी, और उसको बुआई कर देते हैं, फिर उसके ऊपर पटवास लगा के फिर अपन सोविंग जो करते हैं ना बीज की, वो बाद में करते हैं। या आजकल ऐसी सीड्रिल आ रही है जो एक दाना तो खाद का पटकेगी और एक दाना आपके जो आप फसल लगा रहे हो उसका पटकेगी, तो वो उसको बोलते हैं बुआई से पहले या बुआई के समय, उसको बोलते हैं बेसल डोज। आगे आ रहा है फर्टिगेशन, जो मैंने आपको पहले ऊपर समझा ही दिया। सिंचाई जल के साथ उर्वरकों का उपयोग फर्टिगेशन कहलाता है। और फर्टिगेशन के लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है? ड्रिप। ओके, ड्रिप क्यों है? क्योंकि ये उर्वरकों को सीधा प्लांट की जड़ों में ले जाके घेरता है, तो उसको अब्जॉर्ब करने में ज़्यादा परेशानी नहीं आती है, यूरिया और एसएसपी। आगे देखते हैं बेटा, सिंचाई। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सिंचाई। सिंचाई किसे कहते हैं, क्या है, सारी चीज़ अपन प्यार से पढ़ रहे हैं। एक बार मैं पानी पी लेता हूँ जब तक आप ये रिवाइज कर लो। सिंचाई की पहले परिभाषा मैं आपको बता देता हूँ, पानी है ही नहीं बोतल में। सिंचाई किसे कहेंगे? फसलों को कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल रूप से, फसलों को कृत्रिम रूप से या आर्टिफिशियल रूप से जल देने की क्रिया, जल देने की क्रिया क्या कहलाएगी बेटा? सिंचाई कहलाएगी। फसलों को आर्टिफिशियल रूप से या कृत्रिम रूप से पानी देने की क्रिया सिंचाई कहला रही है। फसल, अगर आपकी फसल है, बरसात आ गई, तो उसका ये मतलब नहीं उसको आप सिंचाई कहोगे, आप कर रहे हो। तो इसमें 2 चीज होती है, एक तो होती है सिंचाई के साधन और एक होता है स्रोत। इसमें अंतर होता है स्रोत और साधनों में। स्रोत को अपन कहते हैं, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा क्या इसके लिए, सोर्सेज। सोर्सेज, ठीक है, सोर्सेज। सोर्सेज क्या होते हैं? साधन क्या होते हैं? जैसे कुआं, बावड़ी, पंप सेट, ट्यूबवेल, ठीक है, नहर, ये क्या है? अपने सिंचाई के स्रोत है। और साधनों में क्या आएगा बेटा? साधनों में ये आएगा, ये मेरा स्रोत था, मतलब ये मेरी ट्यूबवेल है, ये तो हो गया मेरा क्या? सिंचाई का स्रोत, ठीक है। अब आता है साधन। यहां से मैंने पाइप सेट लगा के यहां तक ले गया और फिर यहां पे मैं ले जाके उसको फंवारों द्वारा सिंचाई कर रहा हूं। ये फंवारे लगे हुए हैं खेत में, तो ये जो बीच का जो है
स्रोत से लेके यहाँ तक पहुँचाने का, वो क्या हो गया मेरा साधन हो गया। साधन में मैं क्या यूज़ करता हूँ, ड्रिप हो सकती है, फंवारा हो सकता है, पंप सेट हो सकता है, वो सॉरी पाइप आपका है वो साधनों में आएंगे कि मैं आपका जो स्रोत है वहाँ से जल को उठा के, भाई जैसे ये बोतल है, ये साधन है, मैं नल से पानी भर रहा हूँ, नल क्या है मेरा पानी का स्रोत है, और ये पी रहा हूँ, आर्टिफिशियल रूप से ले रहा हूँ, मैं खुद भर के ला रहा हूँ, इसको इरिगेशन कहूँगा। तो ये क्या है मेरा साधन है। अब ये साधन हो सकता है स्टील की बोतल हो, प्लास्टिक की बोतल हो सकता है मैं गिलास से पी रहा हूँ, तो वो साधन चेंज हो रहे हैं। स्रोत क्या है, नल है, ठीक है, समझ गए। दो चीज़ तो ये होती है सिंचाई में। और सिंचाई किसको कहते हैं, इन स्रोतों से पानी उठाकर आर्टिफिशियल रूप से खेत में स्प्रे कर रहे हो, जो दे रहे हो, फसलों को कृत्रिम रूप से जल देने की क्रिया सिंचाई कहलाती है। आगे चलते हैं बेटा सिंचाई वाले टॉपिक में, थोड़ी जो इसकी टर्मिनोलॉजी है वो मैं समझा देता हूँ। पौधों के प्रोटोप्लाज्म का लगभग 95% भाग जल का बना होता है। पौधे के प्रोटोप्लाज्म जो है जीव द्रव्य का लगभग 95% भाग किसका, वाटर का बना हुआ होता है। जल पौधे के अंदर होने वाली समस्त चयापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक है। जितनी भी मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस हो रही हैं उस सब के लिए वाटर आवश्यक है, बिना वाटर के कोई भी रिएक्शन नहीं हो सकती। भारत के तालाबों द्वारा सिंचाई लगभग 5% की जाती है। दक्षिण भारत में अधिक तालाब हैं। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई 70% कुओं एवं नलकूपों द्वारा, कुएं और नलकूप मतलब ट्यूबवेल्स जो हैं उनके द्वारा की जाती है। भारत में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। बात करें भारत में सर्वाधिक सिंचाई नहरों द्वारा होती है। राजस्थान में कुओं और नलकूपों, राजस्थान में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई गंगानगर और हनुमानगढ़ में की जाती है। और राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल गंगानगर और हनुमानगढ़ में ही है, सबसे कम डूंगरपुर। आगे देखते हैं, राजस्थान में कुओं से सर्वाधिक सिंचाई, राजस्थान में कुओं से सर्वाधिक सिंचाई अलवर में की जाती है। राजस्थान में तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई भीलवाड़ा में की जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक अगर बात कर रहे हैं ड्रिप की, तो ड्रिप कहाँ पे है भाई, जयपुर में। और बात करें भारत में तो कहाँ है, महाराष्ट्र में। बात करें फंवारा, राजस्थान में सबसे ज़्यादा झुंझुनू, झुंझुनू में सर्वाधिक फंवारा है, ठीक है, और हरियाणा। आगे देखते हैं लाइफ सेविंग इरिगेशन, इसको छोड़ो, अब ये देखते हैं फसलों की जल मांग क्या होती है। सिंचाई मैंने बता दिया, सिंचाई क्या है, वाटर सोर्सेज क्या है और वाटर के सिंचाई के साधन क्या है वो मैंने बता दिया। सिंचाई किसे कहते हैं वो मैंने बता दिया। सबसे ज़्यादा कम कहाँ होती है वो अपने बात कर ली मोटी मोटी। अब बात आती है फसलों की जल मांग, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स। क्या आती है, फसलों की जल मांग। तो शब्द से समझ में आ रहा होगा कि जल मांग, जल मांग, जल मांग क्या होती है। इसमें जैसे सिंचाई परियोजनाएं भी हैं पर उनके बारे में आपके क्वेश्चन नहीं आया हुआ, और वहाँ से अगर आता है तो वो मैं चीज़ जो आपको गेस्ट पेपर दूंगा उस टाइम में आपको समझा दूंगा सारी चीज़, ठीक है। आगे देखते हैं, जल मांग क्या होती है, वाटर रिक्वायरमेंट। किसी फसल की पानी की वह आवश्यकता जो सामान्य परिस्थितियों में फसल उगने से लेकर फसल कटाई तक आवश्यक होती है। किसी फसल की वह जल की आवश्यकता, जैसे कोई क्रॉप है मेरी, ये यहाँ पे गेहूं की क्रॉप है, तो इस गेहूं की फसल को वह जल आवश्यकता, कौन सी, वह जल आवश्यकता जो सामान्य परिस्थितियों में, क्या, नॉर्मल कंडीशन में, सामान्य परिस्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में क्या, इसकी जीवन यापन करने के लिए या उत्पादन करने के लिए या लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए जो चाहिए, या अपन कह सकते हैं किसी फसल के लिए वह जल मांग या वह जल की मात्रा जिससे वो सामान्य परिस्थितियों में उगने से लेकर कटाई तक जो बीज की क्रिया है वो आसानी से कर सके और अच्छा अपने को उत्पादन दे सके, अपने जीवन लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सके, ऊपर उसको क्या कहेंगे, वाटर रिक्वायरमेंट। हेलो हेलो, हाँ हाँ बोलो, मैं क्लास में थोड़ी देर में करता हूँ, ठीक है। हैं, हेलो, हाँ हाँ बोलो, हाँ हाँ बोलो, अरे क्लास में हूँ, करता हूँ कॉल, ठीक है, फ्री हो गया। हाँ जल्दी बताओ, ठीक है ठीक है। चलो आगे देखते हैं वाटर रिक्वायरमेंट। जब तक आपने याद भी कर लिया होगा डेफिनेशन, क्या कि एक फसल के लिए वह जल की मात्रा जो सामान्य परिस्थिति में उगने से लेकर कटाई तक उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए उसको आवश्यक होती है, वो निश्चित परिस्थितियों में निश्चित अवधि में, मतलब निश्चित अवधि मतलब सोविंग से लेकर हार्वेस्ट तक फसल को इसकी सामान्य वृद्धि एवं उत्पादन हेतु दिए गए जल की मात्रा क्या कहलाती है, वाटर रिक्वायरमेंट कहलाती है। जल मांग क्या होती है, अब देखो ये चीज़ समझना, ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण दो टर्म होती है। मैंने सॉइल साइंस की जो फंडामेंटल क्लास ली थी उसमें समझाई थी, जिन बच्चों ने देखा था उनको क्लियर है, जिनके नहीं क्लियर है उनको बता देता हूँ। वाष्पोत्सर्जन, उत्सर्जन कौन करता है भाई, लिविंग
मतलब सजीव, राइट। किसी सजीव सरफेस से, लिविंग सरफेस से अगर पानी उड़ रहा है, जैसे पसीना आके उड़ रहा है, वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण के दौरान उड़ रहा है, ठीक है, उसको क्या कहेंगे अपन? एक याद रखना शब्द यहाँ पे, लिविंग सरफेस के द्वारा अगर पानी का नुकसान हो रहा है तो वो वाष्पोत्सर्जन कहलाएगा। और वाष्पीकरण क्या है? कटोरी में पानी गर्म कर रहा हूँ, उड़ रहा है, धूप पड़ रही है, समुद्रों में पानी उड़ रहा है, वो क्या है? वाष्पीकरण कहलाएगा। भाई उत्सर्जन कौन करेगा? निर्जीव कोई वस्तु है, डेड कोई सेल है, वो तो उत्सर्जन करने से रही। जो जीवित कोशिकाएं हैं वही तो उत्सर्जन कर पाती है बेटा। तो उत्सर्जन क्या रहेगा? चलो चल रहा है। उत्सर्जन क्या रहेगा? लिविंग सेल्स से पानी का हाश होना या उड़ना या नुकसान करना वाष्पोत्सर्जन कहलाएगा। अब मेरा मेन मकसद यहाँ पे ये तो समझा दिया मैं चीज़ है। ये क्या है? जल मांग किसे कहूँगा? भाई एक फसल को कितनी जल की आवश्यकता पड़ रही है। देखो उसने जो अपने बॉडी पार्ट से उड़ा दिया, ये तो बॉडी पार्ट से उड़ा दिया उसने, प्लस उसने कुछ नहीं किया, भूमि के अंदर था, वो अपने आप उड़ गया, वो भी इसमें जुड़ गया। प्लस सिंचाई में कर रहा था, जैसे वाटर यूज इफिशियंसी होती है, जल दक्षता ड्रिप विधि की ज़्यादा है, क्यारी विधि की। क्यारी विधि से मैंने 1 लाख लीटर पानी बहाया भाई फसल तक, तो उसमें से 40,000 लीटर ही गया। 40,000 लीटर में से भी फसल ने कुछ पानी तो अपने प्लांट के जो पार्ट्स थे, बॉडी पार्ट्स थे, ग्रीन पार्ट्स थे, उनसे उड़ा दिया। कुछ है ना वाष्पीकरण हो गया, भूमि के अंदर जब धूप आई ना तो उड़ गया। और कुछ है ना जो हानि हो गई 60,000 की, ठीक है, समझ रहे हो ना भाई। पूरा जितना पानी मैं फसल को दे रहा हूँ पूरा का पूरा तो उस तक पहुंचेगा नहीं। सिंचाई करने के दौरान जो जल की हानि हुई है वो भी इसमें जुड़ गई। प्लस विशेष क्रियाओं में प्रयुक्त जल, विशेष क्रियाएं जो कुछ हुई उसमें इन्फिल्ट्रेशन वगैरह, उसमें जो चला गया वो, ठीक है। ये फिर जो बच रहा है वो क्या कहलाएगी? वाटर रिक्वायरमेंट कहलाएगी, राइट। दोबारा से समझो भाई यार, ये एक पौधा है, मैं कोशिश करता हूँ इसको इजी लैंग्वेज में समझाने का। ये कोई पौधा है, इसने अपने प्लांट की जो वो है पौधा है, इसने खुद उड़ा दिया, वाष्प उत्सर्जन कर दिया, इसकी लिविंग सेल से पानी उड़ गया, प्लस इसकी सरफेस से, मृदा से पानी उड़ गया, प्लस सिंचाई करने में जो जल की हानि हो गई, प्लस और कोई क्रिया है उसमें पानी चाहा गया। ये पूरा मिला के हो गया 500 लीटर। तो ये 500 लीटर क्या है? उस फसल की जल मांग आ गई, राइट। दोबारा देखो सिंचाई की जल आवश्यकता, जल मांग क्या होती है? प्रभावी वर्षा, वहाँ पे प्रभावी वर्षा कितनी और मृदा में संग्रहित नमी का योगदान। प्रभावी वर्षा जो हो गई, जैसे वहाँ पे 500 mm वर्षा हुई है, माइनस क्या है? मृदा में संग्रहित नमी, माइनस मृदा में कितनी नमी बची हुई है जो फसल उसके लाइफ साइकिल में काम ले सकते हैं। जो बीच का जो अंतराल है वो उसकी जल मांग आ गया। इसको ऐसे समझ में नहीं आएगा तुम्हें, इसके ऊपर पर्सनल जब क्लास लेते हैं, हाँ याद आया मेरे को, इसके ऊपर पर्सनल मैंने क्लास की हुई है, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा और कम्युनिटी में भी मैं डाल दूंगा। एक तो आप चेक नहीं करते हो, प्लेलिस्ट में भी मैं उसको डाल दूंगा। 50% रिवीजन ऑन 38 मिनट, एग्रोनॉमी के 50% सिलेबस का रिवीजन मैंने करवाया था 35 मिनट में। बहुत ही प्यारी क्लास है वो क्लास, ये क्लास और अपनी इस क्लास का पहला पार्ट जिसने देख लिया उसका एग्रोनॉमी में बहुत अच्छा स्कोर होगा। 3 क्रेडिट सब्जेक्ट है। आज मैं इसके 5 साल के पुराने पेपर भी सोल्व करवा दूंगा और गेस्ट पेपर भी तुम्हें दे दूंगा, ठीक है। बस इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना और कमेंट करना। सब्सक्राइब तो तुम्हारी इच्छा हो तो कर लेना, फैमिली को अगर और मेंबर्स जोड़ने हो तो कर लेना। बाकी इसको लाइक शेयर जरूर कर देना कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, गला सुखा रहा हूँ, वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के यूज आ जाए। आगे देखते हैं जलमांग को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें दे रखा है पहला, फसल। गन्ने की जलमांग अधिक है, जैसे 1500 से 2500, ठीक है, और बाजरे की कम है, 200 से 400, या इसको सेंटीमीटर में दिया हुआ है, mm में दोगे तो चेंज हो जाएगी। दूसरा है मृदा। एक तो फसल की जल मांग जो है, वाटर रिक्वायरमेंट, उसको खुद फसल भी करेगी। कुछ फसलों की जल मांग कम है, बाजरा उसको कम पानी चाहिए, गन्ना उसको ज़्यादा चाहिए, धान है उसको ज़्यादा चाहिए। तो पहला अफेक्टिंग फैक्टर कौन सा आ गया? खुद क्रॉप आ गई। उसके बाद में आगे सोइल। कुछ मृदाएं, काली मृदाएं ऐसी है जो जल धारण, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो उनकी ज़्यादा होती है। कुछ ऐसी हैं बलुई मृदाएं ऐसी है जो बारिश आई 2 घंटे बाद सूख के धूप हो गई, वैसी की वैसी धूल उड़ने लग गई। तो सोइल, मृदा भी इसमें, सोइल भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर आती है जलवायु। देखो जलवायु, क्लाइमेट जो है वो किस प्रकार से जलमांग में, एक तो है सर्दियाँ और एक है बिल्कुल गर्मियाँ। सर्दियों में आपने सिंचाई दी तो टेम्परेचर कम रहता है, ठंडी हवाएं चलती है तो वाष्पीकरण कम होएगा। जबकि गर्मियों में आपने सिंचाई की और इतनी तेज धूप पड़ रही है, गर्म लू चल रही है, तो पानी उड़ जाएगा, ठीक है। तो वो भी कहीं ना कहीं क्लाइमेट भी, जो आपकी जलवायु भी है, ठंडी है या गर्म है, कुपोषण है, आर्द्र है, कहीं ना कहीं जैसे आर्द्र हवाएं चल रही है
बरसात के दिनों में क्या है, आर्द्र हवाएं चलती है, हवा के अंदर नमी रहती है, हवा के अंदर नमी रहती है, तो पौधा कुछ मात्रा में तो इसी से लेता है और पौधा वाष्पीकरण कम कर देता है। ठीक है, हवा के अंदर नमी है तो समझ रहे हो ना। सिंचाई की विधि भी इसको इफेक्ट करती है कि आप ड्रिप के द्वारा कर रहे हो ना अगर, तो सीधा जड़ के अंदर ही पानी जा रहा है। और एक हमने पॉइंट पढ़ा इसके अंदर, देखो यहाँ पे सिंचाई जल की हानि, सिंचाई करते समय जल की जो हानि है वो तो हो ही नहीं रही, बहुत कम हो गई। क्यों? यहाँ पे एक चीज आ रही है, क्या, कहाँ गया, हाँ ये रहा, सिंचाई की विधि, तो ये भी मैटर करती है। 4 पॉइंट है, ये बड़ा क्वेश्चन आएगा, आपको लिखना आपको है, मैंने समझा दिया है किस प्रकार से करते हैं और क्या क्या है। फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर रिक्वायरमेंट कौन कौन से? पहला है खुद क्रॉप, सेकेंडरी है सोइल, तीसरा है क्लाइमेट, फोर्थ है इरिगेशन मेथड। राइट, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, पत्तियों का तापमान जो ज्ञात करते हैं इंफ्रारेड थर्मामीटर द्वारा ज्ञात किया जाता है। फसलों की क्रांतिक अवस्था को देखकर भी सिंचाई करना सबसे सरल तरीका है, फसलों की जो क्रिटिकल स्टेज है उसको देखकर। अब इसकी मैं दोबारा से वाटर रिक्वायरमेंट की बता देता हूँ, IR + ER + S, ये आपको नहीं समझ में आएगा इतना, जब इसकी पर्सनल क्लास लेंगे, ली हुई है वो आप देख सकते हो, है ना। आगे देखते हैं, इसमें कुछ फसलों की जलमांग दी हुई है वो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं धान की, ओराइजा सेटाइवा, इसकी जलमांग कितनी है? 900 से 250 mm, 900 से 2500 mm, कितनी है? 900 से 2500 mm। गेहूं व ज्वार की बात करें तो 450 से 650 mm। उसके बाद में बात करें मक्का की, जियामेज 500 से 800 mm, 500 से 800 mm है मक्का की। आगे देखते हैं गन्ना। अब देखो गन्ने की जो जलमांग है वो बहुत ज़्यादा रहती है, 1500 से 2500, 1500 से 2500 mm इसकी जलमांग रहती है। उसके बाद चुकंदर की 550 750, मूंगफली जो आपकी है, ग्राउंड नट है, आलू जो है आपका, उसकी जलमांग रहती है 500 से 700। राइट, कपास की रहती है 700 से 1300, सोयाबीन जो आपकी है ग्लाइसिन मैक्स, उसकी रहती है 450 से 750 जलमांग रहती है। उसके बाद देखते हैं तंबाकू 400 से 600, सरसों की जलमांग रहती है 250 से 300, और टमाटर की रहती है 600 से 800, दलहनी जो है उनकी रहती है 300 से 500, पत्ता गोभी की है 300 से 500, केले की है 1200 से 2200, नींबू की है 900 से 1200। ये कुछ फसलों की वाटर रिक्वायरमेंट मैंने लिखाई है। अब आता है सिंचाई विधियों का निर्धारण। ये भी बड़े क्वेश्चन में आएगा बेटा, देख लेना, समझा देता हूँ। एक तो बड़े क्वेश्चन में आएगा कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्टिंग करते हैं किसको, फसल की वाटर रिक्वायरमेंट को। दूसरा क्वेश्चन आता है बड़ों में, सिंचाई निर्धारण की विधियाँ, इरिगेशन शेड्यूलिंग। भाई कब, इसमें 2 चीज आती है, एक तो कब सिंचाई की जाए पहली, और कितनी सिंचाई की जाए, 2 चीज है। भाई मेरे को भूख लग रही है, सीधा सा ये वाटर सिंचाई निर्धारण, भाई फसल के लिए तो पानी सबसे महत्वपूर्ण भोजन हो गया पहली चीज, तो उसको सर्वाइवल करने के लिए, जैसे मैं हूँ आप हो, आपको भूख लग रही है, मेरे को पता लगाना है कि इसको भूख कितनी लग रही है किस हिसाब से, तो मेरे को 2 चीजें पता करनी होगी। क्या, कि इसको भूख कब लगती है, पहली चीज मुझे आपको खाना देना है, सीधी सी बात है, ऐसे समझो ये पानी की बोतल है और मुझे पानी पिलाना है आपको, ठीक है, आप मुझे पानी पिलाओगे, इस बोतल से आप मुझे पानी पिलाओगे। बोतल को जहां से भर के लाया वो हो गया क्या, सिंचाई का जल स्रोत, और ये बोतल क्या हो गई, साधन, और मैं क्या हो गया, फसल, और आप क्या हो गए, किसान। आप क्या है, इस फसल को पानी दोगे, इस साधन के माध्यम से पानी दोगे, तो आपको ये निर्धारण करना है कि कब दूं मैं। तो उसके लिए 2 चीज आपको चाहिए होगी कि यार इसको कब पानी चाहिए, पहली चीज तो इसको प्यास कब लग रही है, और फिर प्यास लग गई तो इसको कितनी लग गई, मैं कितना पानी दूं, 2 चीज होती है, ठीक है, कब और कितनी। तो इसमें पहली विधि जो है इरिगेशन शेड्यूलिंग की वो है ट्रांसपोर्टेशन रेशियो अप्रोच, वाष्पोत्सर्जन अनुपात विधि। यह एक प्रकार की एब्सोल्यूट अप्रोच है। वाष्पोत्सर्जन अनुपात, एक इकाई शुष्क पदार्थ पैदा करने हेतु जो जल की मात्रा चाहिए होती है उसको वाष्पोत्सर्जन या ड्राई मैटर जो होता है ना वो उत्पन्न करने के लिए होता है। ये विधि ग्रीन हाउसों में यूज करते हैं। सेकेंडरी देखते हैं मृदा नमी के आधार पे, बहुत अच्छी विधि है सॉइल मॉइस्चर, मृदा के अंदर जो नमी है उसके आधार पर नमी को देखकर तो फसल की क्षेत्र क्षमता पर 100% जल प्राप्त होता है और मलानी बिंदु पर 0%। क्षेत्र क्षमता फील्ड कैपेसिटी क्या होता है मैंने बता दिया, सिंचाई करने के 24 से 48 घंटे बाद या 48 से 72 घंटे बाद, ये कोई मेरा खेत है, यहाँ पे मैंने सिंचाई कर दी, उसके 48 से 72 घंटे बाद कुछ पानी उड़ गया, कुछ पानी नीचे चला गया, ठीक है, परकोलेशन हो गया, सीपेज हो गया, इन्फिल्ट्रेशन हो गया, कोई सी भी क्रिया हुई, कुछ पानी तो चला गया और कुछ पानी बच गया। पर ये खेत था, मैंने इस पे सिंचाई की, इसके 48 से लेके 72 घंटे बाद जो पानी बच गया ना सोइल सरफेस में, वो क्या कहलाएगा, उसकी क्षेत्र क्षमता या फील्ड कैपेसिटी कहलाएगा। और उस अवस्था में आप ये कभी भी पौधे को पानी देते हो, मैंने अभी के भी फव्वारा चला दिया,
मेरे पास अभी मटर की फसल है, मैंने अभी के अभी फुहारा चला दिया, इसका मतलब ये नहीं कि फसल उसको अभी के अभी अब्जॉर्व कर लेगी या पूरा पानी फसल ने ले लिया। उसके 48 से 72 घंटे बाद जो स्थिति आएगी, उसके अंदर जो पानी बचा हुआ रह गया ना सोइल में मॉइस्चर, उसको पूर्ण रूप से फसल लेती है, उसको क्षेत्र क्षमता कहते हैं। और क्षेत्र क्षमता के ऊपर पौधे 100% पानी प्राप्त करते हैं। आगे देखते हैं। मक्का व गेहूं में 25%, उपलब्ध मृदा की नमी का ह्रास होने पर, सूखा प्रतिरोधी फसलों में 50%। छोड़ो, ये तीसरी विधि देखो तुम, IWCPE अनुपात। यह एक प्रकार की वैज्ञानिक विधि है, यह एक प्रकार की वैज्ञानिक विधि है क्रांतिक अवस्थाओं पर सिंचाई करना। चौथा है क्रांतिक अवस्थाएं देखकर। अब ये क्रांतिक अवस्था वाला, जैसे गेहूं है, कहाँ गया, जैसे गेहूं है तो गेहूं में कौन सी है, CRI स्टेज, बुआई के 21 दिन बाद चंदेरी जड़ें बनते, शीर्ष जड़ें बनते समय, उसके बाद में गांठ बनते समय, फिर आता है दूधी अवस्था, फिर है मक्का में टेसलिंग और सिल्किंग। मक्का में नर पुष्प का है ना टेसल, हटाना डी टेसलिंग, मादा का सिल्क और हटाना डी सिल्किंग। ठीक है। कपास में हो गया पुष्पन अवस्था, मूंगफली में हो गया पुष्पन, पैगिंग और दाना बनते समय। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट की क्या जरूरत है, इस क्लिक से चले जाना, या फार्मर्स लव एग्रीकल्चर के नाम से टेलीग्राम पे मैंने चैनल बनाया ताकि आपको नोट्स दे सकूं। ये PDF भी वहीं मिलेगी, इसमें लास्ट में मैं QR दूंगा, वो स्कैन कर लेना। अब आता भाई सिंचाई की विधियां, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, इरिगेशन मेथड्स, सिंचाई की विधियां। पहली आती है पृष्ठीय सरफेस सिंचाई विधि। सरफेस का मतलब समझ रहे हो, सरफेस, सतह पे खुला छोड़ के पानी देना। ठीक है। भारत में सिंचाई की सर्वाधिक प्रचलित विधि है और इसका पहला कौन सा है, क्यारी विधि। भाई सरफेस मैंने कह दिया, सतह पे सीधा पानी छोड़ के मैं दे रहा हूँ, उसको सरफेस सिंचाई कहूंगा। उस समय पहला मेथड कौन सा है मेरा, क्यारी विधि। कौन सा भाई, क्यारी विधि, चेक बेसिन जिसको बोलते हैं, क्यारी विधि महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझना। सिंचाई के स्रोत मैंने समझा दिया, इन्फिल्ट्रेशन, अंतस्पेंदन और रिसाव और लिचिंग, निक्षालन। ये पहले से मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ें करवा रखी है सॉइल साइंस की क्लास में। इससे पहले एक चीज़ आती है हस्त चलित साधन, पशु चलित साधन, ये कोई नहीं पूछेगा आपको, पवन चलित। ठीक है। फिर आता है सिंचाई की विधियाँ, दो विधियाँ हैं, सतही और अधोसतही। सतही विधि और दूसरी है अधोसतही, सतह के नीचे पानी देना। तो पहली पढ़ रहे हैं सतही विधि। सतही विधि का मतलब मैंने बता दिया, सरफेस पे खुला पानी को छोड़ा जाता है, उसमें पहली है क्यारी विधि। ठीक है। चेक बेसिन सर्वाधिक प्रयोग में ली जाती है, इंपॉर्टेंट, सबसे पुरानी विधि है, सबसे प्रचलित विधि है, सबसे फेमस विधि है, सबसे आसान विधि है। सर्वाधिक किसमें काम में ली जाती है, गेहूं और कपास में। गेहूं और कपास में सर्वाधिक यूज की जाती है। आगे देखते हैं बेटा, पास में बोई जाने वाली फसलों के लिए उपयुक्त है, जैसे गेहूं, चावल और कपास। ढाल जो इसमें 2 से 3% रखते हैं। अब इतने छोटे बच्चे हो नहीं जो आपको मैं क्यारी विधि के लाभ और हानियां यहाँ पे पढ़ाऊं, बाकी मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ एक बार कि क्यारी विधि के लाभ क्या हैं। सबसे आसान विधि है और समतल इसके लिए चाहिए होगा। ठीक है। सीधी कतारें चाहिए होगी, समतल भूमि चाहिए होगी, पानी की मात्रा अधिक चाहिए, पानी का नुकसान ज़्यादा होता है, मेड़ व क्यारियाँ बनाने के लिए मेहनत लगती है, कुछ भूमि वेस्ट हो जाती है। नुकसान क्या है, अगर असमतल और ऊबड़ खाबड़ भूमि है तो उसमें आप ये यूज़ नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, क्यारियाँ बनाने के लिए मजदूरों की आवश्यकता बढ़ेगी। तीसरी चीज़, भूमि को समतल करना पड़ेगा। चौथी चीज, पानी की सर्वाधिक मात्रा आपको चाहिए होगी। तो क्यारी विधि के मैंने एडवांटेज और डिसएडवांटेज, लाभ और हानियां दोनों मैंने बता दी है। मेन कहाँ पे काम में ली जाती है, क्या है, सबसे पुरानी है, प्रचलित है, फेमस है। सतही विधि की सबसे महत्वपूर्ण विधि है। राइट। अब आते हैं थाला विधि। अब एक एक चीज मैंने मुंह से बोल दिया है, लिखा नहीं है, ना ही इसमें लिखा हुआ मैटर बहुत पड़ा है, मेन चीज समझना है अपनी। ठीक है। दूसरी थाला विधि है रिंग बेसिन। यह विधि बड़े वृक्षों या फल वृक्षों में काम में ली जाती है। इस विधि में क्या होता है, बड़े फल वृक्ष, ये फल वृक्ष है, ये फल वृक्ष है, तो इसमें क्या करते हैं, रिंग के ऐसे दोहरा बनाया और यहाँ पे ऐसे गोला कर दिया, रिंग अंगूठी की तरह यहाँ पे कर दिया और यहाँ से पानी चला दिया, यहाँ पे पूरा पानी भर गया, फिर आगे भर गया, उसको बोलते हैं रिंग विधि। ठीक है। बड़े फल वृक्षों में काम में ली जाती है। बॉर्डर विधि, इसको, यह विधि दोमट मृदा में उपयुक्त नहीं है, ढाल इसमें ज़्यादा कम चाहिए। सीमांत पट्टी विधि एक होती है, बॉर्डर स्ट्रिप या सीमांत पट्टी विधि, लंबी लंबी क्यारियाँ बना देते हैं सीधी और उनमें फिर पानी छोड़ा जाता है। तो उसमें भी सेम चीज़ है कि ढलान होना चाहिए, समतल होनी चाहिए, उबड़ खाबड़ नहीं होनी चाहिए, पानी की अधिक मात्रा चाहिए। राइट। आगे देखते हैं। अब इसके लिए मृदाओं में भी मैटर करती है, जैसे क्यारी विधि है और मैं बलुई मृदाओं में कर रहा हूँ तो उसका कोई, सैंड में कर रहा हूँ तो कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें मोटे मोटे वो हैं, सोयल पार्टिकल हैं,
पानी को, उसको जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, रोकने की क्षमता है, वो बहुत कम है। 2 ही दिन में पानी खत्म, नमी खत्म, तो उनमें इतनी इफिशियंसी नहीं देगी ये। एक चीज़ आती है वाटर यूज इफिशियंसी या इरिगेशन इफिशियंसी। तो इन जो सॉइल्स हैं इनके अंदर, जैसे ये पृष्ठीय विधि हो गई, क्यारी विधि हो गई, ठीक है, इनकी इफिशियंसी क्या रहती है, कम होती है। अब आती है कुंड विधि। इस विधि में भूमि 1.5 से 2.5% भाग गीला होता है। गन्ना हेतु सर्वोत्तम है, जड़ वाली फसलों के लिए उपयुक्त है। पृष्ठीय विधियों में सर्वाधिक दक्षता इसी की है, कुंड विधि की। आगे देखते हैं प्रवाह या फ्लूड मेथड, इसको बाढ़ विधि भी बोलते हैं। इसमें खुला पानी छोड़ा जाता है, सर्वाधिक वेटलैंड चावल में प्रयोग की जाती है, खुला पानी छोड़ा जाता है, ठीक है। फिर आती है सर्ग मेथड या रेला विधि, इसे ऑन ऑफ सर्ज बोलते हैं, इसको सर्ज विधि या ऑन ऑफ मेथड भी इसको कहते हैं। इसके डिटेल्स में नोट्स है ना, मैं ग्रुप में भेज दूंगा, थोड़ा थोड़ा मैं पढ़ा ही देता हूँ आपको, ठीक है। शुरू से पढ़ते हैं अपन, थोड़ा गला सूख गया, पानी पीता हूँ मैं, है जो तो कब का आई। अरे मेरे को ये बताओ कैमरे के सामने सिर्फ मैं ऐसे ही बोले जा रहा हूँ या कुछ हेल्प भी हो रही है, या समझ में भी आ रहा है, नहीं आ रहा है? फीडबैक देते रहना भाई। नहीं आ रहा है तो आगे कुछ और चेंज करें, या टीचर चेंज करें, या फिर बंद करें, ठीक है। जो भी है तुम बता देना, मेरे को राय दे देना। सतही सिंचाई विधियों में पहला है प्रवाह विधि, ये हमने पढ़ ली। दूसरी हमने पढ़ा क्यारी विधि या चेक बेसिन, सिंचाई के लिए काम में ली जाने वाली सर्वाधिक यूज विधि है, सबसे पुरानी विधि है, सभी फसलों के लिए उपयोगी है। फिर आती है सीमांत पट्टी या बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। सीमांत पट्टी या बॉर्डर स्ट्रिप मेथड, ये वाला कहाँ गया, ये अभी ऊपर पढ़ा था ना मैंने, सीमांत पट्टी या बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। बॉर्डर स्ट्रिप मेथड, इसके बारे में पढ़ते हैं, सीमांत विधि या बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। इस विधि में खेत को छोटी पट्टियों में लंबवत विभाजित किया जाता है। ये विधि बलुई मृदाओं में काम में ली जाती है, सर्वाधिक मृदा में कद्दू वर्गीय फसलों में उपयोग की जाती है। उसके बाद में मेड़ व कुंड, रिज एंड फैरो विधि, ये रिज एंड फैरो, इसी को थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दिया है, रिज एंड फैरो, इसके में लिखना है आपको। इस विधि का सर्वाधिक उपयोग कंदीय फसलों में किया जाता है, आलू प्याज गाजर में, ठीक है। दोहरा रूप बना देते हैं और उसमें लगा देते हैं, ठीक है। आगे है कुंड विधि, यह प्रवाह विधि का रूपांतरित प्रकार है, लंबी पट्टियों में बांट दिया जाता है। आगे देखते हैं, ये सेम चीज़ें हैं, तुम्हें समझ में आ जाएगी आसानी से। सर्ज विधि है, ये मैंने करवाई दी है, थाला विधि, वल्ले विधि, फंवारा विधि। आगे देखते हैं फंवारा विधि, सब सरफेस वाली में आएगी, सब सरफेस देख लेते हैं एक बार। इस विधि का प्रयोग विदेशों में होता है, भारत में केरल के नारियल के बगीचों में करते हैं, गुजरात व कश्मीर में सब्जियों की खेती होती है। ये सिंचाई की महंगी विधि, इसको छोड़ो, अपने को नहीं पढ़नी। आगे देखते हैं सूक्ष्म सिंचाई विधियां, स्प्रिंकलर या फंवारा, इसमें आएगा मजा पढ़ने में। और यहाँ से बड़ा क्वेश्चन भी है, गेस पेपर जो मैंने बनाया है ना, उसमें बड़ा क्वेश्चन दिया है मैंने ड्रिप और फंवारे का। स्प्रिंकलर या फंवारा विधि, यह इस विधि के बारे में पढ़ लेते हैं आप, स्प्रिंकलर विधि के बारे में। फंवारा विधि का विकास इजराइल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? इजराइल में। यह विधि इजराइल के द्वारा विकसित है, इजराइल, यह विधि इजराइल के द्वारा विकसित है। सर्वप्रथम भारत के अंदर 1980 में फंवारा का उपयोग किया गया। सर्वप्रथम भारत के अंदर 1980 के अंदर फंवारे का उपयोग किया गया। राजस्थान में सर्वाधिक फंवारा झुंझुनू में व भारत में सर्वाधिक फंवारा हरियाणा में यूज़ किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, मेरे शब्दों को ढंग से सुनना तुम, मेरे शब्दों पे नहीं, मेरे अल्फाजों पे जाना तुम, ठीक है। भारत में सर्वाधिक फंवारा क्षेत्रफल झुंझुनू में है। फंवारा सिंचाई का सर्वाधिक उपयोग असमतल व ऊबड़ खाबड़ व बलुई मृदाओं में होता है। किस में होता है? असमतल क्षेत्र में, ऊबड़ खाबड़ खेत है आपका, ऐसे, तो उसमें आप क्यारी तो बना नहीं सकते, क्योंकि पानी छड़ेगा ही नहीं, वापस आ जाएगा। कितनी मोटी डोली करोगे आप, मेड़ बनाओगे, तो उसमें फंवारा विधि सबसे बेस्ट है। ऊबड़ खाबड़ व असमतल भूमियों के लिए फंवारा विधि बेस्ट है। लवणीय जल का प्रयोग इस विधि में नहीं कर सकते। क्यों? पानी के अंदर अगर नमक है, खारा पानी है, और आपने सिंचाई की, और पानी इसमें पता है आपको बरसात के रूप में मिलता है, हर्बिगेशन के लिए बेस्ट है ये, ठीक है। हर्बिगेशन या शाकनाशियों के छिड़काव के लिए, शाकनाशी जो है, खरपतवारनाशी है, उनका पानी में मिला के अगर दे रहे हो तो उसके लिए फंवारा है, और उर्वरकों में मिला के दे रहे हो तो उसके लिए ड्रिप फर्टिगेशन के लिए, ठीक है। पर इसमें एक चीज़ आई है यहाँ पे, यह विधि लवण या जल के लिए उपयोग में नहीं ले सकते। तो लवण क्या होता है? नमक,
जिन पानी के अंदर लवण है उसको अगर मैं स्प्रे कर दिया, अब स्प्रे करने के बाद फव्वारा बंद कर दिया, ये पत्ती के ऊपर पानी रह गया, पानी तो उड़ जाएगा, यहाँ पे नमक जम जाएगा पत्ती के ऊपर, तो वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन नहीं हो पाएगा और नुकसानदायक है किसी न किसी वे में, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो ये लाइन याद रखना, लवणीय जल इसमें नहीं कर सकते। इस विधि द्वारा पाला ग्रसित फसलों को बचाया जा सकता है। आपको पता है पाला के बचाव के जो उपाय पढ़ते हैं उसमें पढ़ते हैं कि हल्की सिंचाई कर देते हैं, लू से बचने के लिए भी हल्की सिंचाई कर देते हैं, जिससे कि आसपास का टेम्परेचर जो वो बढ़ जाता है सर्दियों में और गर्मियों में घट जाता है। इस विधि में जल प्रवाह की दर 1000 लीटर प्रति घंटा होती है। मतलब इस विधि का, फव्वारा विधि का जो हृदय है वो किसको कहते हैं बेटा? नोजल को कहते हैं। फव्वारा विधि का हृदय जो है, हेड जो है वो नोजल को कहते हैं। और एक नोजल 1 घंटे में 1000 से लेके 1400 लीटर तक पानी डिस्चार्ज करती है। आगे देखो, इसमें जो प्रेशर रखा जाता है वो रखा जाता है 2.5 से 2.5 to 4, ठीक है, 4 kg पर सेमी स्क्वायर। 2.5 से 4 तक इसका प्रेशर इसमें रखा जाता है। अब देखो आगे बढ़ते हैं इसको। फव्वारा विधि के लिए इष्टतम दबाव 2.5 to 4.0 kg पर सेमी स्क्वायर रहता है। फव्वारा विधि द्वारा 40 से 50% तक पानी की बचत होती है। कितनी भाई? 40 से 50% तक पानी की बचत होती है फव्वारा विधि द्वारा। सारी चीज़ें मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, बाद में एक बार दोबारा रिवाइज करवाऊंगा। इसकी जल बचत जो दक्षता होती है वो होती है 65 से 70%। कितनी होती है? 65 से 70%। राइट, आगे देखते हैं। क्यारी विधि की अपेक्षा फव्वारा विधि से 1.5 से 2 गुना अधिक क्षेत्रफल पर सिंचाई कर सकते हैं। क्यारी विधि की अपेक्षा 10 से 15% भूमि की बचत होती है। क्यारी विधि की अपेक्षा 50% श्रम की बचत होती है। ठीक है, इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। और 12 किलोमीटर से तेज हवाएं, एक महत्वपूर्ण लाइन, अगर 12 किलोमीटर पर हावर पर घंटे के हिसाब से अगर इससे तेज हवाएं चल रही है तो इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। इसकी सर्वाधिक एफिशिएंसी मिलेगी वो रात को मिलेगी, क्योंकि रात को हवाओं की गति थोड़ी कम रहती है। फव्वारे के द्वारा अगर रात से सिंचाई करोगे ना, रात में, तो सबसे ज़्यादा दक्षता आपको मिलेगी। और 12 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से अगर इससे ज़्यादा रफ्तार से हवाएं चल रही है तो फव्वारा रोक देना, वरना तो पानी पूरा पहुँच नहीं पाएगा। फव्वारे में जो पाइप काम में लेते हैं वो 20 फीट का काम में लेते हैं। नोजल को इसका हृदय कहते हैं। एक नोजल 1000 से 1400 लीटर पानी डिस्चार्ज करती है। नोजल को इसका हृदय कहते हैं। इजराइल में विकसित हुई थी, झुंझुनू में और हरियाणा में है। उबड़ खाबड़ में काम में ली जाती है, लवणीय जल में काम में नहीं ली जाती है। 2.5 से 4 इसका प्रेशर रखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। पाइप जो है इसका 20 फीट या 6 मीटर का होता है। 20 फीट या 6 मीटर का होता है। राइट, आगे देखते हैं बेटा। चलो, ये हो गया इसका। अब इसके फायदे और नुकसान तुम खुद लिखोगे। फायदे और नुकसान तुम खुद लिखोगे, वो मैं नहीं बताऊंगा। राइट, डन। अब करते हैं ड्रिप विधि। मुंह दुखने लग गया है मेरा तो तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते। अभी तो मेरे को 3-4 क्लासें और रिकॉर्ड करनी है। फिर आता है ड्रिप या बूंद बूंद या माइक्रो या टपका विधि, ठीक है, या ट्रिकल विधि या सूक्ष्म विधि। ड्रिप विधि, बूंद बूंद, समझ रहे हो? जड़ क्षेत्र में पानी बूंद बूंद रूप में दिया जाता है। अब समझो इस चीज को क्या है। बूंद बूंद सिंचाई विधि का विकास सन 1940 में इजराइल के वैज्ञानिक सिमचा ब्लास द्वारा किया गया। यह भी इजराइल से विकसित विधि है। इजराइल से विकसित विधि है। सन 1940 में एक सिमका ब्लास नाम का वैज्ञानिक था जिसने ड्रिप को विकसित किया, जबकि फव्वारा भी इजराइल से ही विकसित था। ठीक है, आगे देखते हैं। बूंद बूंद सिंचाई विधि में इष्टतम दबाव रखते हैं 1.5 से 2। कितना रखते हैं बेटा? 1.5 से 2 kg सेमी स्क्वायर। और फव्वारे में कितना रखते थे? 2.5 से 4 kg पर सेमी स्क्वायर। इसको तो रट के पी जाना। फव्वारा विधि का हृदय किसको कह रहा था मैं? नोजल को। और ड्रिप विधि का हृदय किसको कहूंगा? ई मीटर्स को। ई मीटर्स। और एक ई मीटर 1 घंटे के अंदर 1 से 4 लीटर पानी डिस्चार्ज करता है बेटा। कितना करता है? 1 से 4 लीटर। और 1 से 4 लीटर पानी कब डिस्चार्ज करता है? जब वो इस प्रेशर पे, इष्टतम दबाव पे चल रहा है 1.5 से 2 kg पर सेमी स्क्वायर से। ठीक है, आगे देखते हैं प्यारो। बूंद बूंद सिंचाई विधि का सर्वाधिक उपयोग फल, वृक्षों व सब्जियों के लिए किया जाता है। बूंद बूंद सिंचाई विधि में एक ड्रिपर द्वारा 1 घंटे में 1 से 4 लीटर पानी का निष्कासन होता है। बूंद बूंद सिंचाई विधि द्वारा 50 से 70% तक जल की बचत होती है। बूंद बूंद द्वारा 50 से 70% तक जल की बचत होती है। सिंचाई की सर्वाधिक दक्षता वाली विधि है। सर्वाधिक पानी की बचत होती है। सिमचा ब्लास वैज्ञानिक ने इजराइल में विकसित की थी। आगे देखते हैं इसके बारे में। इसकी जो जल बचत दक्षता है वो 95% होती है।
है ना। जल बचत दक्षता 95% होती है। बूंद बूंद सिंचाई विधि 6 से 7 डेसीसाइमेंस तक यूज करते हैं। लवणीय पानी को भी आसानी से उपयोग किया जा सकता है। लवणीय पानी को भी इसमें देखो, इसमें क्या सीधा जड़ में जा रहा है, तो जड़ में मृदा में रह जाएगा लवण तो, और पानी पौधा सोख लेगा, तो लवणीय पानी भी यूज कर सकते हैं। जबकि फंवारे में लवणीय पानी नहीं कर रहे थे क्योंकि पत्तियों के ऊपर जाके गिर रहा था वो, राइट। आगे देखते हैं। बूंद बूंद सिंचाई विधि के ड्रिपर बंद होने से रुकने के लिए 500 ppm सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज़ किया जाता है। और इसके लाभ हानि तुम कर लेना, थोड़ी सी महंगी है, इसका लगाना हटाने में बार बार पड़ता है, ठीक है। रेखांकन जो है वो फंवारे और ड्रिप में लगभग सेम चीज़ें हैं, ठीक है। जल की बचत हो जाती है, टेक्निकल विधि है, फलाना ढिमका, वो तुम कर लेना। आगे देखते हैं बेटा, ये लो। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल महाराष्ट्र में। ये विधि शुष्क व लवणीय मृदा के लिए बेस्ट है। अगर सिंचाई का जल लवणीय हो तो भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। ड्रिप द्वारा फर्टिगेशन व हर्बिगेशन दोनों कार्य किए जाते हैं, पर फर्टिलाइजर प्लस इरिगेशन, फर्टिगेशन कहलाता है, इसके लिए फंवारा सही है, सॉरी आपके ड्रिप सही है। और हर्बिसाइड मतलब खरपतवार और पानी साथ देते हैं, हर्बिगेशन, उसके लिए फंवारा बेस्ट है। कर इससे भी सकते हैं। ये विधि फल वृक्षों है तो सर्वोत्तम विधि है। अधिक दूरी वाली फसलों में प्रयोग ली जाती है। एक पौधा यहाँ एक पौधा यहाँ, वहाँ में ड्रिप यूज कर लेते हैं। दबाव 1 से 2 रखते हैं या 1.5 से 2, ठीक है। ये जल बचत दक्षता यहाँ पे देख लो। ड्रिप विधि में तो इतनी है और फंवारा विधि में इतनी है। अब मेरी बोलने की इतनी हिम्मत नहीं है तो थोड़ा तुम कर लो, है ना, मैनेज। आगे विधि है बेटा रन गेन मेथड, रन गन मेथड। रन गन मेथड द्वारा आपका इसका वीडियो भी डाला हुआ, आप चेक करना। एक फंवारा है वो बहुत लंबी दूर तक एक साइड में पानी फेंकता है, ऐसे रन गेन मेथड बोलते हैं उसको, रन गन मेथड उसको कहा जाता है। चलो 1 घंटा 11 मिनट, कोई नहीं, 3-4 टॉपिक हमने किए हैं इसमें। आगे देखते हैं। टाइफून विधि है, सर्वाधिक गन्ने में यूज की जाती है। क्रॉप वाटर यूज इफिशियंसी WUE, यह फसल की उपज व वाष्पोत्सर्जन का अनुपात होता है। फसलों की जल उपयोग दक्षता, वाटर यूज इफिशियंसी, आप कितना पानी दे रहे हो और वो कितना % उसमें यूज हो रहा है। तो सर्वाधिक जो वाटर यूज इफिशियंसी होती है फिंगर मिलेट की होती है, रागी की, कितनी 13.4। उसके बाद में गेहूं की वाटर यूज इफिशियंसी अच्छी होती है 12.6। उसके बाद में ग्राउंड नट की भी 9.2, और फिर चावल की है 3.7 सबसे कम। चावल को ज़्यादा पानी चाहिए, और जितना पानी चावल ले रहा है ना, पडलिंग कर रहा है, पानी भरवा के रख रहा है, उतना काम में नहीं लेता है वो। वाटर यूज इफिशियंसी किसको कहते हैं? मैंने 1 बोतल पी, इस बोतल को पी के मेरे यूज कितना है और मैंने उड़ा कितना दिया, नुकसान कर दिया, वो तो मैं गिनूंगा ही नहीं। जो मेरे काम में आए शुष्क पदार्थ बनाने के लिए, उसको कहते हैं वाटर यूज इफिशियंसी, राइट। आगे देखते हैं। वाटर ड्रेनेज। अब देखो, सिंचाई किसको कह रहे हैं? कृत्रिम रूप से पानी देने की क्रिया सिंचाई कर रहे हैं। अब कभी बरसात हो गई, कभी सिंचाई से ज्यादा पानी दे दिया, तो आवश्यकता से ज्यादा जल को बाहर निकालना जल निकास कहलाता है। या देखो, भूमि से आवश्यकता से अधिक या स्वतंत्र जल को बाहर निकालना क्या कहलाता है? वाटर ड्रेनेज कहलाता है। आवश्यकता से अधिक चीजें हमेशा नुकसानदायक रहती है, ठीक है। कम खाता हुआ नहीं मरता, ज्यादा खाता हुआ मरता है। जल निकास की विधियां देखो, इसके बारे में थोड़ा सा और डीपली मैं तुम्हें पढ़ा देता हूँ। ऐसे मटका विधि, आपके बबलर विधि है, ताइवान विधि, टाइफून विधि, जल उपयोग दक्षता, उपज बटा वाष्पोत्सर्जन, वाई बटा ईटी। इसका क्या है? पहले वो ऊपर एक टॉपिक रह गया, वो थोड़ा सा बता देता हूँ यार, मन तो नहीं है बताने का, पर बता देता हूँ, क्योंकि मैं इसलिए नहीं बता पा रहा पूरा इसमें। ये रहा ना सूत्र, मैंने दिखा ही नहीं था इसका। वाई बटा ईटी, वाई का मतलब होता है इल्ड, उपज। क्या होता है बेटा? उपज। उपज बटा ईटी का मतलब होता है वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन से जो नुकसान हुआ है वो, ठीक है। ये वाटर यूज इफिशियंसी की, और इसकी जो यूनिट होती है वो kg पर हेक्टेयर mm में होती है। कितनी होती है बेटा? kg पर हेक्टेयर mm, ठीक है। आगे चलते हैं। सिंचाई जल की आवश्यकता का निर्धारण, वो मैंने बता ही दिया कि पौधे की बाई, हाँ एक और रह गया, सिंचाई जल की आवश्यकता का निर्धारण। पहली चीज तो ये थी कब देना है और कितनी देनी है, तो उसमें 4 चीजें बताई थी। एक तो फसल की प्रकृति को देख के, एक मृदा की स्थिति को देखकर, एक क्लाइमेट को देखकर, और एक जलमांग को देखकर। तो उसमें एक और चीज आती है आपकी सचल सिंचाई जल की आवश्यकता का निर्धारण। पौधे की बाह्य स्थिति देखकर, इंडिकेटर प्लांट्स जो होते हैं ना, सूचक पौधे, उनका यूज करके, जैसे सूरजमुखी है। सूचक पौधे क्या होते हैं? देखो, इंडिकेटर प्लांट्स क्या होते हैं? ये पूरी फसल लगी हुई है, इसके इस कोने में मैंने एक सूरजमुखी का पौधा लगा दिया, सनफ्लावर, सूरजमुखी का पौधा लगा दिया। सूरजमुखी को इंडिकेटर प्लांट या सूचक पौधा कहते हैं। इंडिकेटर क्या होता है? पहले ही अपने को संभावना बता देता है। मैंने इस साइड का इंडिकेटर दिया, मतलब सीधा चल रहा हूँ पर मैं इस साइड घूमूंगा आगे जाके, कुछ दूरी पे जो आगे घूमूंगा, इसका मतलब होता है संकेत मेरे को मिल गया।
तो ये क्या है, यहाँ पे मैंने कोई फसल लगा रखी है, इस फसल को 2 दिन बाद इसमें सूखा आ जाएगा, मतलब इसको पानी की जरूरत पड़ेगी, कमी के लक्षण दिखेंगे। तो फसल तो 2 दिन बाद दिखाएगी, पर सूरजमुखी आज ही दिखा देगा, आज ही दिखा देगा। अब जब सूरजमुखी सूखने लग गया, मैंने पानी दे दिया यहाँ पे, तो सूरजमुखी इससे 2 दिन पहले सूखता है, ठीक है। तो ये सूखने की स्थिति में जाती है, उससे पहले मेरे को पता चल गया और मैंने पानी दे दिया, तो इसमें सूखा आया ही नहीं, अच्छा प्रोडक्शन में ले सकता हूँ। तो ये भी एक तरीका है यूज टू इंडिकेटर प्लांट्स, किसके लिए, सिंचाई जो है, इरिगेशन शेड्यूल जो है, इरिगेशन की जो मात्रा जो है, क्वांटिटी जो है, उसका निर्धारण करने के लिए, राइट। फिर दूसरी है बाह्य स्थिति देखकर पौधा मुरझा रहा है, क्या कर रहा है, पौधे की पत्तियों का जल विभव नाप के, फसल की क्रांति का अवस्था देख के, ठीक है। मृदा नमी के आधार पे, अब मृदा नमी किससे ज्ञात करेंगे, पहली चीज है टेंशियोमीटर, ठीक है। मृदा नमी, मृदा नमी किससे ज्ञात करते हैं, टेंशियोमीटर से, टेंशियोमीटर। और फसल की पत्तियों का, पौधे की पत्तियों का तापमान इन्फ्रारेड थर्मामीटर, ये चीज मैंने पहले पढ़ा दी आगे, ठीक है। जिप्सम ब्लॉक से, प्रेशर मेम्ब्रेन से, न्यूट्रॉन से, और भी विधियां हैं इसमें बहुत सारी, तो वो जब फर्स्ट क्लास लेंगे ना तब उस टाइम। एक आता है सिंचाई जल की गुणवत्ता का निर्धारण, सिंचाई जो जल दे रहे हैं उसमें क्या क्या गुणवत्ता होनी चाहिए, जैसे मैंने फव्वारे में बताया कि वो क्या होना चाहिए, लवणीय नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें थोड़ा सा लिख लो कि 10 डेसीसाइमेंस से अधिक विद्युत चालकता का प्रयोग नहीं लेना चाहिए। कोई सी भी फसल हो जिसकी 10 डेसीसाइमेंस यूनिट जो है उससे अधिक अगर विद्युत चालकता है, इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी है, तो उसको यूज नहीं करना चाहिए। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी, सिंचाई का जो जल है उसमें 2 ppm से अधिक क्लोरीन नहीं होना चाहिए। एक तो 10 डेसीसाइमेंस से ज़्यादा विद्युत चालकता नहीं होनी चाहिए, 2 ppm से ज़्यादा क्लोरीन नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिंचाई जल की गुणवत्ता, सिंचाई जल तो कर रहे हैं, पानी तो पी रहा हूँ, पर उसकी क्वालिटी भी तो देखनी पड़ेगी। 3 ppm से अधिक बोरोन की मात्रा फसलों के ऊपर हानिकारक प्रभाव छोड़ती है। 2 ppm से अधिक तो क्लोरीन नहीं होना चाहिए और 3 ppm से अधिक बोरोन नहीं होना चाहिए, वरना हानिकारक बाउंस बैक हो जाएगा आपका। सिंचाई जल में 10% से अधिक SAR विनयनशील सोडियम लवण हानिकारक होता है, 10 से कम होना चाहिए, 10 से अधिक नहीं होना चाहिए SAR विनयनशील जो सोडियम लवण है वो। आगे देखते हैं। अब आता है जल निकास। आवश्यकता से अधिक पानी को खेतों से बाहर निकालना जल निकास कहलाता है। अतिरिक्त जल से क्या क्या हानियां हैं, भाई जल निकास की आवश्यकता क्यों पड़ी, अपने पास पॉइंट आता है कि जल निकास किसको कहते हैं, वाटर ड्रेनेज। तो मैंने कह दिया जो मेरी आवश्यकता से अधिक पानी था उसको बाहर निकालना जल निकास कहलाएगा। पर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, जल निकास की क्या क्या हानियां। भाई देखो, खेत में ज्यादा पानी भरा रहा तो उससे क्या होएगा, एक तो मृदा में जो हवा है, सोइल एयर है, वो खत्म हो जाएगी, जितने भी बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव हैं वो मर जाएंगे, पोषक तत्वों का लीचिंग हो जाएगा, निक्षालन हो जाएगा, नीचे चले जाएंगे घुल के, ठीक है। पौधे में गलन की समस्या आ जाएगी, डंपिंग ऑफ रोग हो जाएगा। तो उन चीज़ों से बचने के लिए आवश्यकता से अधिक पानी को अपन बाहर निकाल देते हैं, जिसको जल निकास कहते हैं। इसमें देखो सतही जल निकास की विधियां, सतही जल निकास, सतह जल निकास की विधियां, सरफेस ड्रेनेज। सामान्य एवं साधारण विधि जिसके द्वारा मुख्यतः भारत में प्रयोग ली जाती है, गहराई पे खोद के पानी को बाहर निकाल दिया जाता है। इसकी कौन कौन सी विधियां हैं, अस्थायी नालियां, कटआउट नालियां और मोल नालियां, सॉरी अस्थायी और कटआउट नालियां। अस्थायी नालियां खोदकर बना दी और कटाई नालियां। आगे देखते हैं भाई, यार अब बोलने की हिम्मत नहीं रह रही मेरी। और एक आता है स्थाई में मोल नालियां, मोल नालियां। अब मोल नालियां कैसे बनाते हैं, क्या गहराई रखते हैं, कटआउट नालियां क्या होती है, अस्थायी नालियां क्या होती है, वाटर ड्रेनेज 2 प्रकार से, स्थायी और अस्थायी क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने उस वीडियो में पढ़ा रखी है। जो 35 मिनट का वीडियो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, कम्युनिटी में भी डाला हुआ है और नई प्लेलिस्ट में भी ऐड कर दूंगा, तो वो तुम वहां से देख लेना यार, क्योंकि बार बार चीजें रिवाइज करने से कोई मतलब नहीं है, और कर भी देता अगर होता तो। लास्ट टॉपिक अपना वीड, और वीड वाला जो टॉपिक है आपका, वो अकेला टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर 7 से 8 क्लास कवर करता है। कितनी बेटा, 7 से 8 क्लासे कवर करता है अकेला वीड वाला टॉपिक आपका। खरपतवार क्या होते हैं, सबसे पहले देखते हैं वीड। वीड साइंस का जनक कौन है, खरपतवार का जनक कौन है, बताओ भाई। जेंथ्रोटुल कौन है, जेंथ्रोटुल, फादर ऑफ वीड साइंस जेंथ्रोटुल। और बुक ऑफ फॉर सोइंग हस्बेंड्री ये भी जेंथ्रोटुल की है। और बात करें टिलेज की, भू परिष्करण का जनक, तो वो भी जेंथ्रोटुल ही है। कौन है, जेंथ्रोटुल है। टिलेज का जनक भी जेंथ्रोटुल ही है। अब इसमें देखते हैं खरपतवार किसको कहते हैं। ऐसे पौधे जो असमय
बिना समय के अवांछित जगह, बिना फालतू की जगह अनावश्यक रूप से उगाते हैं खरपतवार कहलाते हैं। सीधा सा मैं कहता हूँ वे पौधे हैं जिनको बिना बुलाए आ जाते हैं या बिना उगाए उग जाते हैं, जिनकी आवश्यकता नहीं होती तो भी उग जाते हैं और लाभ की तुलना में हमेशा हानि पहुंचाते हैं, फसल को नुकसान करते हैं, बिना बुलाए आ जाते हैं, जहाँ नहीं उगना चाहिए था वहाँ उग जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं अपन। खरपतवार अनुसंधान निदेशालय कहाँ पे है? जबलपुर एमपी में। किंग ऑफ वीड गाजर घास जो है आपकी, वो इसकी खरपतवारों का किंग है। पार्थेनियम गाजर घास कांग्रेस घास में पाए जाने वाला विशेष पदार्थ पार्थेनिन है, जो स्किन एलर्जी करता है अपने। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण इसमें टॉपिक है वो रहता है खरपतवारों की विशेषताएं। क्या रहता है बेटा? खरपतवारों के कैरेक्टर्स, उनके गुण या उनकी विशेषताएं। तो उसमें पहला गुण आता है खरपतवारों की सर्वाधिक बीज उत्पादन क्षमता। बीज उत्पादन क्षमता, पहला गुण क्या आता है? सर्वाधिक बीज उत्पादन क्षमता आता है। ठीक है, ज़्यादा डीपली तो पढ़ेंगे नहीं। खरपतवारों की विशेषता में फसल का अपेक्षा प्रति पौधा बीज उत्पादन सर्वाधिक करता है। ठीक है, तो इसमें करता है जंगली चौलाई। कितनी जंगली चौलाई करती है? 1,96,000। ये देखो यहाँ पे जंगली चौलाई का एक ही पौधा 1,96,000 बीज पैदा कर देता है। बथुआ का 72,000 बीज पैदा करता है। ठीक है, सत्यानाशी का 5,000 बीज प्रति पौधा, अमरबेल का 16,000 बीज प्रति पौधा, मकोई का 1,75 प्रति पौधा। ठीक है, ये क्या है? क्या पढ़ा रहा हूं मैं? खरपतवार किसे कहते हैं बता दिया, खरपतवार का जनक कौन है वो बता दिया। अब पढ़ रहा हूं खरपतवारों में क्या क्या गुण होने। पहला गुण ये है कि फसल की अपेक्षा क्रॉप के जो अपने भाई गेहूं का एक पौधा इतने 1,96,000 बीज थोड़ी बना सकता है, नहीं बना सकता, पर खरपतवार का एक अकेला पौधा जंगली चौलाई का 1,96,000 बीज बना सकता है। तो अब एक चीज सोचो, फसलों की तुलना में कितने ज़्यादा बीज उत्पादन कर रहे हैं, और जितना ज़्यादा बीज उत्पादन करते हैं उतना ही उनका प्रकीर्णन प्रोपोगेशन जो है वो सर्वाधिक रहेगा, फैलने का विस्तार वो होते हैं वो। दूसरा आता है इसमें फसल की अपेक्षा सर्वाधिक गहरी जड़ें। पहला हो गया बीज उत्पादन, दूसरा हो गया क्या बेटा? एक मिनट, अधिक गहरी जड़ें। अधिक गहरी जड़ें, फसल की तो जड़ें इतनी हैं, इनकी इतनी इतनी 20 मीटर तक की इनकी जड़ें रहती हैं। ठीक है, फसल से अधिक गहरी जड़ें, बीजों के ऊपर कठोर आवरण। तीसरा गुण क्या है बेटा? बीजों के ऊपर कठोर आवरण। बीजों के ऊपर कठोर आवरण। फोर्थ इसका देखते हैं क्या क्या इनमें क्वालिटीज रहती है। फसल के बीजों की अपेक्षा सर्वाधिक जीवन क्षमता। इनकी जो लाइफ साइकिल है, जीवन क्षमता जो है वो भी फसल की अपेक्षा क्या होती है? जीवन क्षमता क्या होती है? अधिक होती है भाई, जीवन क्षमता भी इनकी अधिक होती है। इसके अलावा देखते हैं फसल के बीजों के समान समानता होना। नकलची खरपतवार देखा है जैसे सत्यानाशी, सरसों। ठीक है, समानता। सत्यानाशी के अंदर अगर सरसों के बीज मिल जाए या सरसों के बीजों में सत्यानाशी का बीज मिल जाए तो आप छांट नहीं पाओगे। वो भी एक इनका स्पेशली क्या है? गुण है। तो फसल के गुणों के समानता रखते हैं। रोग व कीट रोधी क्षमता इनमें ज़्यादा होती है। फसल की अपेक्षा इनकी जो रोग प्रतिरोधक या कीट प्रतिरोधक क्षमता है ना वो सर्वाधिक होती है। विस्तार करना जो है इनका प्रकीर्णन है वो क्या है? आसानी से हो जाता है। और मनुष्य पे क्या करते हैं? क्रियात्मक प्रभाव डालते हैं, मतलब उल्टा प्रभाव डालते हैं। एलर्जी कर देते हैं, खांसी कर देते हैं, स्किन संबंधी रोग कर देते हैं, मनुष्य के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव डालते हैं। ठीक है, और शीघ्र फैल जाते हैं हवा के माध्यम से, ऋण के माध्यम से। ये हो गया खरपतवारों के क्या गुण हो गए। अब बात करते हैं खरपतवारों की हानियां। बेटा लिख लेना, ये स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अब बात करूं मैं क्लासिफिकेशन बाद में पढ़ेंगे। अब बात करूं मैं खरपतवारों की हानियां। पहले लाभ मैंने बता दिए, इतने सारे लाभ, क्या उनके गुण मैंने बता दिए, कैरेक्टर्स उनके बताए थे। अब बात करते हैं खरपतवारों के लाभ। फसलों का आनुवंशिक रूपांतरण करने के लिए जैसे सेकेरम स्पॉन्टेनियम और सेकेरम बारबरी। सेकेरम स्पॉन्टेनियम आपका आपने नाम सुना होगा। सेकेरम स्पॉन्टेनियम किसको बोलते हैं? गन्ने की तरह आता है, सेम बाजरे की तरह, बरू जिसको कहते हैं। तो वो फसलों के रूपांतरण में कुछ उसके जीन्स यूज गए। जल को शुद्ध करने के लिए जलकुंभी, प्रजनन शक्ति का सुधार करने के लिए गोखरू, सर्पदंश का इलाज करने के लिए लटजीरा, है ना। और बहुत सारे हरी खाद के रूप में औंक और धमासा, मृदा सुधारक के रूप में सत्यानाशी, चारे के रूप में गुल्ली डंडा, दूब घास, कांसनी की जड़ों का पाउडर कॉफ़ी में मिलाते हैं, जंगली भिंडी का रस गन्ने को शुद्ध करने में। ये हो गए इनके लाभ हो गए। और हानियां सबको पता ही है इनकी, यार नहीं बोला जा रहा मेरे से।
ये टॉपिक तो करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं खरपतवारों का वर्गीकरण। अब मैं ये नोट्स भेज दूंगा, समझा देता हूँ तुम्हें। पहले होते हैं एक वर्षीय, द्विवर्षीय। ठीक है, एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। एक वर्षीय के अंदर भी आ गए रबी वाले, खरीफ वाले। रबी वाले में आ गया करसननील और सत्यानाशी और प्याजी। खरीफ वाले में कौन सा आ गया, पत्थर चट्टा और जंगली चौड़ाई। फिर आते हैं खरीफ वाले खरपतवार और ये रबी वाले खरपतवारों के नाम। ठीक है, खरीफ वाले लटजीरा, जंगली चौलाई, बड़ी दूधी, हजार, मोथा। मोथा देखो गाजर घास कौन सी है। बथुआ जो है सर्दियों में आता है, मतलब रबी। ठीक है, बथुआ, सत्यानाशी, करसननील, जंगली जई, हिरणकुई, गेहूंसा। अब गेहूंसा क्या है, फेलेरिस माइनर इसका नाम है। गेहूं का नकलची खरपतवार है, मिमिक्री वीड है। तो गेहूं के अंदर ही आएगा ये। तो गेहूं कब लगाते हैं, रबी में लगाते हैं। बथुआ आपने देखा होगा गेहूं के खेत में, और मटर के खेत में आपको बहुत देखने को मिलेगा। तो मटर भी सर्दियों की है, रबी की है। और बथुए की खड्डी सर्दियों में खाते हैं, गर्मियों में थोड़ी खाई है। ठीक है, फिर आता है द्विवर्षीय, बहुवर्षीय। इनके उदाहरण देख लो। फिर आता है बीज पत्र के आधार पे, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री खरपतवार, मोनोकोट और डाइकोट। ठीक है, मोनोकोट में कौन सा है, कांस, दूब घास, प्याजी, गेहूंसा और जलकुंभी। गेहूंसा याद रखना महत्वपूर्ण है, एक बीजपत्री है। द्विबीजपत्री बथुआ, हिरणकुरी, सत्यानाशी और कसकूटा। फिर आता है सेज तीसरा। फिर आता है पत्तियों की बनावट के आधार पे। यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा वो समझ लो। सबसे पहले तो खरपतवार किसे कहते हैं, खरपतवारों के जो करेक्टर्स हैं वो बताइए। या फिर क्वेश्चन आ सकता है आपको कि खरपतवारों के लाभ और हानियां लिखिए। या फिर बड़ा क्वेश्चन आ सकता है कि खरपतवारों का वर्गीकरण लिखिए। उसके आधार पे लिखना आपको ऋतु के आधार पे, रबी, खरीफ वाले, और लाइफ साइकिल के आधार पे एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। फिर आता है चौड़ी पत्ती वाले और सकरी पत्ती वाले। ये देखो पत्तियों के आकार के आधार पे, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, द्विबीजपत्री, चौड़ी पत्ती वाले हिरणकुरी, सत्यानाशी और भतुआ चौड़ी के आगे। सक्रिय वाले आगे मोथा और दूब घास, जिनकी पत्ती संकरी होती है। फिर आता है फसल खरपतवार संबंधी आधार पे, विशेष मौसम में उगने वाले, शरदकालीन हो गए। ठीक है, फिर आता है परजीवी खरपतवार। ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसको मैं समझा देता हूँ। CLOS आपको लिख लेना है, CLOS। पहले C है पूर्ण तना परजीवी, पूर्ण तना। फिर L होएगा हाफ तना, ठीक है, अर्ध तना। फिर O होएगा पूर्ण जड़ परजीवी और S होएगा अर्ध जड़ परजीवी। देखो पूर्ण तना C यानी होता है कसकूटा रिफ्लेक्सा, मतलब अमरबेल, जो कि रिंजगे के अंदर देखिए ना, अमरबेल पीली पीली, वो क्या होती है, पूर्ण तना परजीवी होती है, पूर्ण तना परजीवी। अब परजीवी क्या होता है ये थोड़ी समझाना पड़ेगा। परजीवी वो होते हैं जो किसी जीव के बाहर रह के पोषण प्रदान करते हैं। तो पूर्ण तना मतलब रिंजगे के ऊपर होती है और पूर्ण तना परजीवी है। तो पूरा जो पोषण लेती है ना वो ऐसे पीले कलर की बेल सी, जाली सी, वो रिंजगे के ऊपर लपट जाती है और रिंजगे से लेती है। पूर्ण तना परजीवी होती है तने के रिंजगे से। ठीक है, फिर आता है अर्ध तना, लोरेंथस। लोरेंथस का नाम सुना आपने, ये क्या करता है, आम व नींबू के बगीचों में उगता है, जो आधे तने से पोषण प्राप्त करता है। फिर आता है पूर्ण जड़, ओरोबंकी। ओरोबंकी क्या होती है, बूम रेप जिसको कहते हैं, तंबाकू में आपको देखने को मिलेगी, है ना, तंबाकू में आपको देखने को मिलेगी, जो क्या करती है, पूर्ण जड़ परजीवी, तंबाकू की जड़ों से पोषण लेगी। फिर आती है अर्ध जड़ परजीवी स्ट्राइगा, विचवीड, ज्वार बाजरा के अंदर होता है और ये क्या होता है, अर्ध परजीवी होता है। तो CLOS पूर्ण तना, अर्ध तना, पूर्ण जड़, अर्ध जड़, ये याद रखना। अब इसमें इतना समझाने की चीजें नहीं है यार। फसल नकलची खरपतवार जो एक जैसे होते हैं, जैसे गेहूंसा, गेहूं के अंदर फेलेरिस माइनर, ठीक है, धान के अंदर जंगली धान हो गया, जई के अंदर जंगली जई होगी, एविना फतुआ, ठीक है, सापेक्ष खरपतवार हो गए, रिलेटिव वीड। गेहूं के खेत में किसी अन्य फसल का पौधा उग गया, उसको क्या कहूंगा, रिलेटिव वीड या सापेक्ष खरपतवार। निरपेक्ष खरपतवार किसको कहूंगा, जो एब्सोल्यूट वीड वो होते हैं जो पूर्णतः नुकसान करते ही करते हैं, किसान को हानि पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे, उनको एब्सोल्यूट वीड बोलते हैं कि हाँ ये पूर्ण रूप से खरपतवार है। अवांछित खरपतवार या रोग्यू खरपतवार। रोग्यू खरपतवार क्या होता है, एक ही फसल में किसी और दूसरी किस्म का पौधा, आनुवांशिक विविधता नहीं मिल पा रही है बीज में, तो रोग्यू खरपतवार हो गए। इनको हटाने की क्रिया क्या कहलाएगी बेटा, रोगिंग। क्या कहलाएगी, रोगिंग कहलाएगी। रोग्यू खरपतवार क्या होते हैं, जैसे गेहूं की एक वेराइटी है सोनालिका, राज 3077 है, इसमें दूसरी वेराइटी का अगर कोई पौधा उग गया तो वो क्या कहलाएगा, रोग्यू वीड। ठीक है, गेहूं की किस्म सोनालिका में लोक फर्स्ट का उगना रोग्यू वीड का उदाहरण है। अब आता उगने के आधार पे, अविकल्पी खरपतवार, विकल्पी खरपतवार। अविकल्पी ऑब्लिगेट, ऐसे खरपतवार जो हमेशा खेत में उगते हैं,
जैसे बथुआ हो गया, खरबथुआ, मोथा, दूबघास ये। और विकल्पी क्या होते हैं? ऐसे खरपतवार जो गैर कृषि क्षेत्रों में, कृषि क्षेत्रों दोनों में उगते हैं। खाली पड़ी भूमि में भी उगेंगे। ये है ना बथुआ और मोथा, ये क्या ज्यादातर आपकी फसल में उगेंगे, खाली पड़ी गौचर में नहीं उगेंगे। पर ये जो है नागफनी, लेंटाना, कैमरा, ये दोनों में उग सकते हैं। खरपतवारों को प्रवर्धन देखो अभी ये आपत्तिजनक खरपतवार हो गए, ये नियंत्रण खरपतवारों का कंट्रोल देखो, वीड कंट्रोल। एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री हो गए, परजीविता के आधार पे हो गए, अवांछित खरपतवार, आपत्तिजनक, नकलची, निरपेक्ष, सापेक्ष, इनमें से भी क्वेश्चन आएगा। खरपतवारों का प्रबंधन 3 प्रकार से किया जाता है, मैनेजमेंट। निरोधात्मक उपाय, उन्मूलन और नियंत्रण। एक तो आता है निरोधात्मक उपाय, इसको बाद में समझाऊंगा, पहले मैं लिख देता हूं। एक तो आता है निरोधात्मक उपाय। दूसरा आता है उन्मूलन। उन्मूलन का मतलब होता है जड़ से उखाड़ के फेंक देना, उनको नष्ट ही कर देना। और इसमें तीसरा आता है नियंत्रण या कंट्रोल। खरपतवारों को किसके? रोकथाम के। अब किसी चीज की रोकथाम के लिए पहला तो मेरे पास ये आता है कि मैं उसको निरोध कर दूं, वो उसको खेत में घुसने ही नहीं दूं, खरपतवार को। वो आएंगे निरोधात्मक उपाय। निरोधात्मक उपायों में क्या आएंगे? साफ सुथरा बीज लाना, अच्छी कंपनी का बीज लाना, जो कृषि यंत्र हैं, आपका ट्रैक्टर है, हल है, उनको झाड़ के साफ करके खेत में लाना, थ्रेशर वगैरह को। तीसरी चीज है जो गोबर की खाद डाल रहे हो बिल्कुल सड़ी गली होनी चाहिए, ऐसे ताजा खाद नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और साफ सफाई करना, निरोधात्मक मतलब बचाव ही उपाय है, बचाव करना निरोधात्मक। फिर आ गया उन्मूलन। अगर हो गए हैं तो उनमें उन्मूलन के 3 हैं, फिजिकल हाथ से उखाड़ के फेंकना, केमिकल जला देना, ठीक है उनको उससे, और बायोलॉजिकल मित्र कीटों के द्वारा। उन्मूलन का मतलब होता है जड़ सहित फेंकना। और फिर एक आता है लास्ट वाला कंट्रोल। तो कंट्रोल में भी 3 प्रकार के हैं। पहले देखो निरोधात्मक उपाय क्या होते हैं। खेती में खरपतवारों को आने से पहले ही रोक देना, या खेती में काम में देने वाले उपाय हैं। खेती के चारों तरफ मेड़बंद भी बनाना, खेत के चारों तरफ बाउंड्री कर देना, स्वच्छ बीजों का उपयोग करना, सिंचाई चैनलों को स्वच्छ रखना, कृषि यंत्रों की साफ सफाई करना। ये आ गया निरोधात्मक में आ गया। अब बात करते हैं उन्मूलन की। तो खेतों में खरपतवार फैलने पर पूर्ण रूप से नष्ट करना, ये विधि सर्वाधिक खर्चीली और बहुत कम काम में ली जाती है। तीसरी आती है नियंत्रण। नियंत्रण 2 प्रकार से किया जाता है, एक तो होता है ETL और एक होता है EIL। नियंत्रण जो है वो 2 प्रकार से किया जाता है, एक तो होता है ETL और एक होता है EIL। अब इसको समझना ये क्या है। पहला होता है ETL, आर्थिक दहलीज स्तर। आर्थिक दहलीज स्तर, इस अवस्था में खरपतवारों का नियंत्रण किया जाए तो खरपतवार नियंत्रण का कुल खर्चा उत्पादन से कम होता है। आर्थिक दहलीज स्तर, इस पे अगर नियंत्रण कर रहे हैं तो जैसे मेरे को वीड कंट्रोल है, स्प्रे और सारी चीजें जोड़ के मेरा खर्चा हुआ है 1000 का और उत्पादन मेरा इस केस से हुआ है 8000 का, तो ये होगा ETL। पर ये खरपतवार इतनी ज्यादा मात्रा में फैल गए कि मेरे को उत्पादन तो मिल रहा है 5000 का और मेरे को इनका नियंत्रण करने में लग गए 6000, मतलब नुकसान लग रहा है जेब से। वो होता है EIL, आर्थिक क्षति स्तर। आर्थिक क्षति स्तर। अब नियंत्रण की विधियां हैं फिजिकल मेथड्स, निराई गुड़ाई करके, हाथ से उखाड़ के, भू परीक्षण करके, ठीक है, पलवार का उपयोग करके और खरपतवारों को जलाकर, फ्लेम बर्निंग जिसको बोलते हैं, कल्टीवेशन, ठीक है। दूसरा आता है इसमें कल्चरल मेथड्स। कल्चरल मेथड में आएगा सीड बेड टेक्निक, गर्मियों में बुआई करना। जैविक खरपतवार नियंत्रण आएगा, जैसे लेंटाना, कैमरा, नागफनी, इनका करते हैं ना, क्रोसिडोसमा लेक्टाना। कुछ ऐसे मित्र कीट आते हैं जिनके द्वारा खरपतवार का नियंत्रण करते हैं, उसको मित्र कीट बोलते हैं, मित्र कीट बोलते हैं उनको, ठीक है। बायोलॉजिकल कंट्रोल में आते हैं। फिर आता है आपका, ठीक है यार यहाँ से पढ़ा देता हूँ मैं, भौतिक उपाय ये देखो। फिर रासायनिक में आते हैं खरपतवारनाशियों का प्रयोग करके। अब खरपतवारनाशी कितने प्रकार के देखो, सिलेक्टिव या वर्णात्मक, ऐसे जो सिर्फ खरपतवार को मारेंगे, फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है। 2,4-D और सीमाजिन। आइसोप्रोट्यूरॉन सकरी पत्ती के जो खरपतवार है उनको मारेगा। पेंडेमेथलिन दलहन व तिलहन में यूज किया जाता है। अवर्णात्मक क्या होता है, नॉन सिलेक्टिव, सबको सल्टा देता है। तो ये किस में काम में लेंगे, जो कृषि भूमियां है ना, जैसे सड़क के किनारे, रेलवे के किनारे, गोचर भूमि है, खेल का गार्डन है, वहां पे अपने को कोई रोकना नहीं है, सबको जो आ गया लपेटे में सबको खत्म करना है। तो उसके लिए अपन लेते हैं पैराक्वाट, डाइक्वाट, वीड ऑयल, ग्लाइसोकोफोसेट। फिर आता है संपर्क शाकनाशी, कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड। ये पौधा है, इसके यहाँ पे कॉन्टेक्ट पे आया तो इसको यहीं से खत्म कर दिया, कॉन्टेक्ट,
ठीक है, जहां पे संपर्क में आते हैं, जो भाग संपर्क में आता है उसी पे प्रभाव होता है पैराक्वाट, डाइक्वाट और ग्लाइकोफॉस्फेट। अब देखो पैराक्वाट जो है वो संपर्क शाकनाशी है और अवर्णात्मक, नॉन सेलेक्टिव और कौन सा कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड है, कौन सा पैराक्वाट। पैराक्वाट सल्टा देगा सबको, पर जिसके संपर्क में आएगा सिर्फ उसी को। एक होते हैं संसंगण सिस्टेमिक, 2,4-D और सीमाजीन, ये क्या होते हैं ये पौधा इसकी जड़ में अगर चले गए पूरे पौधे को नष्ट करेंगे, ये नहीं जड़ को, इसके पूरे खून में फैल जाएंगे वो जहर की तरह, ठीक है, उसको बोलते हैं संसंगिक या सिस्टेमिक। फिर प्रयोग करने के आधार पे पीपीआई है, प्री प्लांट इनकम्प्लीट, बुआई से पहले किसको फ्लूकोरोलिन और ट्राइफ्लिन को यूज करते हैं। ये क्यूआर स्कैन करना, पीडीएफ मिल जाएगी तुम्हें, ठीक है। ये कंप्लीट होता है और नेक्स्ट वीडियो जो मिलेगा एग्रीकल्चर के एग्रोनॉमी जो है उसके 2018 से लेके 2023 तक के जो पुराने पेपर है 7 साल के 5 साल के, वो मैं सोल्व करवाने वाला हूँ। ये क्लास होती है भाई लोगों यहीं पे कंप्लीट। तो हाथ जोड़ के तुम्हें धन्यवाद कि जिसने यहाँ तक क्लास देखी है, और मेरे भाई जो हैं, मेरी बहनें जो हैं, इस क्लास को आपके जितने भी कॉलेज के ग्रुप हैं सारे ग्रुपों में शेयर कर देना, ठोक के कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, जो तुम इच्छा वो करना, पर पढ़ना और अच्छे से अच्छा स्कोर करना, अच्छी डिग्री करना, अच्छी जगह जाना। फिर एंड में यही कहूँगा मैं, अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छे और बड़े सपने देखो, सकारात्मक रहो, खुश रहो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो और अच्छा पढ़ो। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। ओके, बेस्ट ऑफ लक।